So before we continue with the characters, we need to understand what is Yoruba culture, what is Yoruba tribe, and what is an Abiku child. Abiku child. यूरोबा कल्चर जो है ये यूरोबा पीपल जो वेस्ट अफ्रीका में रहते हैं उनसे ओरिजिनेट होता है। तो बेसिकली नाइजीरिया का बहुत रिच और डाइवर्स किस्म का कल्चर है। तो उसमें अगर देखें तो इनकी अपनी एक लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्टाइल है, बहुत वाइडली यूज्ड होती है। तो यूरोबा एक ट्राइब भी है और यूरोबा एक लैंग्वेज भी है। सो मिलियंस ऑफ स्पीकर्स हैं वर्ल्ड वाइड जो यूरोबा बोलते हैं। तो बहुत ही टोनल किस्म की लैंग्वेज है जिसमें हाई, मिड और लो 3 टोन्स का ये मिक्सचर है। और इनके ट्रेडिशन में स्टोरी टेलिंग, प्रोवर्ब्स और पोइट्री बहुत ज्यादा है। और इनकी जो रिलीजियस और स्पिरिचुअल बिलोंगिंग है तो उसमें एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ बिलीफ है इनका, जिसमें मैथोलॉजी है और ये एक इनका गॉड है विद स्मॉल जी, जिसको हम उड़ीसा कहते हैं, ये उड़ीसा कहते हैं। और बहुत डीटीज हैं इनकी। डीटीज मतलब मेटाफिजिकल एंटिटीज हैं जो छोटे छोटे इन्होंने खुदा बनाए हुए हैं। तो वो कहते हैं कि ये मुख्तलिफ किस्म की डीटीज हैं या मुख्तलिफ किस्म की एंटिटीज हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे गॉड्स हैं जो गवर्न करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जिस तरह की फर्टिलिटी मतलब कि औलाद देने का एक है, वॉर, जंग, विजडम और क्राफ्टमैनशिप, जिस तरह बिल्कुल ग्रीक माइथोलॉजी है उससे ये लिंक्ड होती है। और उनमें प्रोमिनेंट किस्म के जिनके गॉड्स हैं वो है उर्रिशा और उल्लोरन, जिनको ये सुप्रीम डीटी जो इनकी है उसको ओगन कहते हैं, सैंगो, ये मोजा। फिर इनकी अपनी आर्ट और एस्थेटिक्स भी है जिसमें बड़ी वाइब्रेंट किस्म की आर्ट है इनकी। इनके स्कल्पचर्स होते हैं, टेक्सटाइल, उसके बाद बीड वर्क, मोती तारे बहुत लगाते हैं ये लोग। पॉटरी, बर्तन बनाने का खास किस्म का इनका अपना स्टाइल है। और जो इनका सोशल स्ट्रक्चर है, उनके जो फेस्टिवल्स हैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं। और जो डिफरेंट किस्म की सोशल क्लासेस हैं और जिनका हायरार्किकल स्ट्रक्चर है उसमें एज, जेंडर और इनकी जो लाइनेज है, मींस के टू होम यू बिलोंग टू, तो उसमें जो इनके रूलर्स हैं हर चीज मतलब इनकी कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस करती है। तो अगेन इनके जो एक फेस्टिवल्स हैं उनके अंदर हम कह लें कि एक बड़ा क्रूशल रोल है जिसमें यूरोबा कल्चर भी हमें नजर आता है। एक सर्विंग स्टाइल है इनका अपना ओकेजन्स के ऊपर, रिलीजियस वर्शिप है, कल्चरल एक्सप्रेशन है और सोशल किस्म की कोहेजन है इनकी। और इनकी जो फैमिली और कम्युनिटी वैल्यू है वो बहुत सेंट्रल है यूरोबा सोसाइटी के अंदर। तो इनकी जो किनशिप टाइज हैं बहुत वैल्यू की जाती हैं और बड़े कंपाउंड किस्म के और बड़े फॉस्टरिंग और स्ट्रॉन्ग किस्म की एक सेंस ऑफ कम्युनिटी और एक म्यूचुअल सपोर्ट का एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है इनके अंदर। प्रीमियम किस्म की हॉस्पिटैलिटी है इनकी। और ये मतलब बहुत जेनरोसिटी और बड़ी वार्मथ और बड़ी गर्मजोशी के साथ लोगों का इस्तकबाल करते हैं। और फिर इसमें इस फेमिनिस्ट रोड ड्रामा के अंदर हमें अबीकू चाइल्ड भी थोड़ा समझने की जरूरत है। तो अबीकू का जो कॉन्सेप्ट है वो यूरोबा कल्चर के अंदर और उसकी माइथोलॉजी में बहुत ज्यादा डीप रूटेड है। तो ये एक स्पिरिट चाइल्ड है, एक रूहानी किस्म का बच्चा है जो बिलीव किया जाता है कि बार बार पैदा होगा सेम फैमिली में, लेकिन बहुत प्री मेच्योरली, बहुत यंग एज में ही ये मर जाएगा और अपनी स्पिरिट वर्ल्ड में वापस चला जाएगा। सो अबीकू ट्रांसलेट इसी से होता है, बॉर्न टू डाई, वन हु कम्स एंड गोज, यूरोबा कल्चर के अंदर। तो यूरोपियन बिलीफ में अबीकू बच्चे जो हैं उनको मतलब इस तरह की बड़ी एक शरारती सी या मिस्चीवियस किस्म की स्पिरिट कंसिडर किया जाता है जो दुनिया में आते हैं लोगों के साथ रहने के लिए विलिंगली, लेकिन इधर रहना नहीं चाहते, फिर वापस जाना चाहते हैं। और बड़ी एक ग्रेट किस्म की एंग्विश और एक परेशानी और एक बड़ी सॉरोनेस फैमिली के अंदर छोड़ के जाते हैं, क्योंकि वो आते हैं फैमिली में कनेक्ट हो जाते हैं और फिर मर जाते हैं। तो बच्चे का मरना तो वैसे ही एक मतलब यंग एज के ऊपर बहुत एक सदमे वाली बात होती है। तो वो जो फैमिलीज हैं वो फिर उन बच्चों को अपने पास बचा के रखने के लिए मुख्तलिफ किस्म की अपनी कम्युनिटी के अंदर उन्होंने रिचुअल्स बनाए हुए हैं कि हम इन बच्चों को बचा लेते हैं। तो वो जो अबीकू बच्चे होते हैं जो पैदा होते हैं तो वो उनका नाम ऐसा रखते हैं जिस तरह के बड़े बड़े उनके डीटीज हैं उन पे नाम रखते हैं, यानी कि खुदाई किस्म के नाम रखते हैं कि हो सकता है ये मरने से बच जाए, क्योंकि हमने इनका नाम ही ऐसा रख दिया जो कि एक पावरफुल डीटी है। जिस तरह के हमने ऊपर कुछ नाम पढ़े हैं, उर्रिशा, ओलोरुन, ओगन, सैंगो, यमोजा, इस तरह के नाम। और फिर ये उनको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के जादू टोने भी करते रहते हैं, चार्म्स और बड़े एमुलेट्स और बड़े तिलिस्म, इस तरह की चीजें करते रहते हैं कि इविल स्पिरिट्स इनसे दूर रहें और ये बचे रहें। और कुछ इस तरह की ये सेरेमनीज करते हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए कि वो फिजिकल वर्ल्ड में रहें और अपनी वापस उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वापस ना जाएं। और कुछ टबूज भी कनेक्टेड हैं और कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि ये जो अबीकू चाइल्ड होते हैं इनको हमने जिंदा रखना है और उनको मरने नहीं देना। तो उनको खास किस्म के कलर पहनने से मना किया जाता है और खास किस्म की एक्टिविटी से दूर रखा जाता है कि उसमें वो पार्टिसिपेट ना करें ताकि वो हमारे साथ कनेक्टेड रहें और उस दुनिया में मौजूद रहें। और बड़ी ऑफरिंग्स और बड़ी सेक्रीफाइसेस दी जाती हैं स्पिरिट्स को अपीज करने के लिए और परसुएट करने के लिए कि ये बच्चा जो है पूरी अपनी जिंदगी गुजार के जाए। तो उसमें फूड, ड्रिंक्स और इस तरह के कुछ आइटम्स जिसमें मतलब स्पिरिट्स, जिस तरह हम नजराने जिनको कहते हैं, इस तरह की चीजें वो देते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट यूरोबा और अबी को समझना जरूरी थे। तो अब हम आते हैं स्टोरी की तरफ। और स्टोरी कुछ ऐसी है कि जो पहला कैरेक्टर है वो है हमारा अज़ारू का कैरेक्टर। ये एक छोटा सा बच्चा है
जो स्टोरी सुना रहा है, और बहुत डीप कनेक्शन है इसका स्पिरिट वर्ल्ड के साथ, और इसको अबीकू चाइल्ड, ये स्पिरिट चाइल्ड भी कहते हैं। तो बहुत छोटी उम्र में ये स्ट्रगल करता है, और तो वो छोटी उम्र में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है, और ये जो एज ए गिफ्ट एक स्पिरिचुअल पावर उसको मिली हुई है, तो वो उसको अच्छाई के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, और अपनी फैमिली को अपने गांव में हेल्प करना चाहता है। और वो कंटिन्यूसली एक बैटल है, एक जंग है स्पिरिट्स के साथ उसकी, कि जो उसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लेके जाना चाहती हैं, लेकिन वो रेजिस्ट करता है और अपनी फैमिली से प्यार करता है और अपनी फैमिली में रहना चाहता है। सो उसकी जो लाइफ है वो बहुत चैलेंजिंग है, और उसकी फैमिली भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है फाइनेंशियली और सोशली, और ये माना जाता है कि ऑफन बिकॉज ऑफ हिम, क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल चाइल्ड उस फैमिली में मौजूद है, तो उसकी वजह से उसकी फैमिली सफर कर रही है। लेकिन अज़ारू जो है वो होपफुल है, बहुत पुरुम्मीद है, और वो कमिटेड टू गुड है, अच्छाई के साथ वो कनेक्टेड रहता है। तो उसकी अबीकू नेचर जो है, अज़ारू चूंकि वो एक अबीकू एक स्पिरिट चाइल्ड है, वो बिलीव करता है कि जो बहुत छोटी उम्र में मर जाने की एक टेंडेंसी है और स्पिरिट वर्ल्ड में वापस जाना है, वो उसके पेरेंट्स को बहुत टॉर्मेंट करेगी, बहुत परेशान करेगी, बहुत दुख देगी, जिससे वो डिस्टर्ब रहेंगे, अपसेट रहेंगे। फिर भी अज़ारू डिफाई करता है अपनी फेट को, अपनी किस्मत के अगेंस्ट जाता है, और वो चूज करता है, रहना चाहता है, स्टे करना चाहता है मॉर्टल वर्ल्ड में, इस जो फानी दुनिया है जो खत्म हो जानी है, अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहता है। और उसकी जो परसिस्टेंस है, उसकी जो रेजिस्टेंस है, स्पिरिचुअल नेचर की एक्सपेक्टेशन से अलग है, क्योंकि वो सेंट्रल टू द नॉवल बन गया है। मींस के पूरा नॉवल ही अज़ारू के कैरेक्टर के आसपास और उसकी अबीकू नेचर के आसपास घूम रहा है। तो अबीकू क्या है हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। उसकी कैरेक्टर में हमें एक सेंसिटिविटी और परसेप्शन नजर आती है, बहुत सेंसिटिव है और बहुत ज्यादा परसेप्टिव है, बहुत इंसाइटफुल, बड़ा ऑब्जर्व करने वाला और अंडरस्टैंड करने वाला, और बड़ी कीन और अवेयर किस्म की उसकी पार्टिसिपेशन है सोसाइटी में। और बहुत सेंसिटिविटी मींस बड़ा सटल और बड़ा डेलिकेट, कॉम्प्लेक्स किस्म का और बड़ा पेनिट्रेटिंग और प्रोफाउंड किस्म का कैरेक्टर है। सो वो जो दूसरों को वो जो चीजें देख सकता है, दूसरे वो चीजें नहीं देख सकते, और वो उसमें एक यूनिक एबिलिटी है, बड़ी खास किस्म की उसमें एक ताकत है वो पोजेस कर रहा है, कि वो स्पिरिचुअल किस्म की जो वर्ल्ड है और दुनिया है उसमें भी देख सकता है, रूहानी दुनिया में भी। और उसका जो टैलेंट है वो इस नैरेटिव, इस नॉवल का एक मेन नैरेटिव बन जाता है, क्योंकि नॉर्मल लोगों में तो ये टैलेंट नहीं होता। और उसकी जो सेंसिटिविटी है वो उसको अलाउ करती है कि वो स्पिरिट्स के साथ और रूहों के साथ और गॉड्स के साथ, गॉड्स विद स्मॉल जी, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, बात कर सकता है। और जो दूसरी सुपर नेचुरल एंटिटीज हैं जो माफाकुल फितरत किस्म की या पैरानॉर्मल और मिस्टिक और मिस्टिकल और घोस्टली और एक वियर्ड किस्म की और बिजार किस्म की जो एंटिटीज हैं उनके साथ भी वो इंटरेक्ट कर सकता है। आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल कर रहा है ज़ारो, तो वो एक ह्यूमन और स्पिरिट के दरमियान में लटका हुआ है। मींस के अबीकू चाइल्ड के बारे में जो दुनिया का कॉन्सेप्ट है तो वो उसको नॉर्मल इंसान समझता ही नहीं, लेकिन वो रह इंसानों में रहा है, तो वहाँ दरमियान में एक आइडेंटिटी क्राइसिस है इसका। और उसकी जो एग्जिस्टेंस है उसमें एक कांस्टेंट स्ट्रगल है दोनों दुनिया के दरमियान, एक रूहानी दुनिया जो कि दी अपर डिवाइन वर्ल्ड, और एक जो जमीनी जो मॉर्टल वर्ल्ड दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं। और ये जो उसका इनर कॉन्फ्लिक्ट है, ये सिग्निफिकेंट किस्म के एस्पेक्ट उसके कैरेक्टर के डेवलप करता है, और वो जो डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस को फेस कर रहा है और रिकंसाइल कर रहा है ड्यूल नेचर के साथ, कि स्पिरिचुअल और मॉर्टल दोनों नेचर के दरमियान में वो जो एक इंटीग्रेट और यूनिफाई और रिकंसाइल और मर्ज होने की कोशिश कर रहा है, तो वो अपनी इस दुनिया में एक जगह की तलाश में है, और अपनी इस दुनिया में अपनी मीनिंग और एक लाइफ का पर्पस ढूंढने की तलाश में है। सो अज़ारू का कनेक्शन है विद द लिविंग एंड विद द डेड, और वो इंटरेक्ट करता है डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर्स के साथ जो कि लिविंग भी हैं और डेड भी हैं, क्योंकि स्पिरिट्स के साथ उसका कनेक्शन है थ्रू आउट द नॉवल। और उसका जो रिलेशनशिप है उसकी फैमिली के साथ, स्पेशली उसके पेरेंट्स के साथ, और फिर उसका जो इंटरेक्शन होता है स्पिरिट्स के साथ, रूहों के साथ, और जो माफाकुल फितरत और सुपर नेचुरल किस्म की बीइंग्स हैं, वो एक फिजिकल और एक स्पिरिचुअल रियलम की एक कॉम्प्लेक्सिटी को थ्रू नॉवल हमें बताते हैं कि नाइजीरियन और अफ्रीकन और यूरोपियन कल्चर के अंदर जो अबीकू चाइल्ड है वो किस तरह जी रहा है, जबकि उसका कनेक्शन फिजिकल वर्ल्ड के साथ भी है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ भी है। तो एक सिंबल ऑफ होप है और सिंबल ऑफ चेंज है अज़ारू का कैरेक्टर, क्योंकि वो एक सिंबल बना हुआ है चेंज का, और वो एक इम्पावर्ड या एक पुअर और एक बेचारा पेनीलेस और एक डिसएडवांटेजेस किस्म का और एक ब्रोक किस्म का बच्चा है और अप्रेस्ड है कम्युनिटी जिसमें वो रह रहा है उसमें। और उसकी जो एबिलिटी है ट्रांसेंड करने की, जो अबीकू उसकी नेचर है और जो उसकी लिमिटेशंस हैं, जो हदूद हैं, वो मींस कि वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है लाइफ्स को। लेकिन वो जिन लोगों के दरमियान में रह रहा है उनके दरमियान हालांकि वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है, लेकिन फिर भी वो एलिमेंट ऑफ रेजिलियंस बना हुआ है, एक सब्र तहम्मुल और एक बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहा है, और एक उसके अंदर एक एलिमेंट ऑफ पॉसिबिलिटी भी हमें नजर आता है कि एक लाइवलीहुड, एक अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा प्रोस्पेक्ट है जो एक रिस्क टेकिंग है, और वो अपनी कनेक्टेडनेस अपनी फैमिली के साथ उसने बना के रखी हुई है। इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस का एलिमेंट है कि अज़ारू जो है
वो नॉवल के अंदर एक यंग और इनोसेंट बच्चे के तौर पे हमें दिखाया गया है, जो कि सिग्निफिकेंट किस्म के एक्सपीरियंसेस जो उसे फोर्स कर रहे हैं कि वो क्विकली मेच्योर हो जाए, मतलब उससे उसकी मासूमियत छीनना चाह रहे हैं, उनमें रह रहा है। और ये जो नावल है ये भी एक्सप्लोर करता है कि जो उसकी इनोसेंस है, इसका जो लॉस है अजारो का, वो हमें नजर आता है, हम विटनेस करते हैं। और जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, मुश्किलें हैं, जो वो इंसानी दुनिया में रहते हुए स्ट्रगल कर रहा है और जो चैलेंजेस फेस कर रहा है, तो वो उसकी इनोसेंस को उसके एक्सपीरियंस के बेस पे एक मेच्योरनेस की तरफ लेके जा रहा है, यानी कि बहुत जल्द वो अपनी इनोसेंस खो रहा है। और वो एक नैरेटर भी है और वो एक ऑब्जर्वर भी है। तो अजारो स्टोरी के अंदर हमें एक नैरेटर के तौर पे नजर आया है, जो रीडर्स को एक यूनिक किस्म के पर्सपेक्टिव इवेंट्स नॉवल के बताता है हमें। और उसकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं और उसके जो इंटरेक्शंस हैं सुपर नेचुरल के साथ, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि हमें वो मैजिकल रियलिज्म भी दे रहा है, और ओकरी के वर्क के अंदर और उसकी थीम्स के अंदर, उसके राइटिंग स्टाइल के अंदर हमें ये एलिमेंट ऑफ मैजिक रियलिज्म जो है ये नजर आता है एज ए जॉनरा। सो फेमिस्ट रोड नॉवल के अंदर जो अजारो का कैरेक्टर है, ये कंड्यूट है, एक चैनल है, एक डक्ट है, एक ट्यूब है, एक कनेक्टिविटी है स्पिरिचुअल और फिजिकल वर्ल्ड के साथ, जो रीडर्स को अलाउ करता है कि वो एक आइडेंटिटी की, पॉवर्टी की, सोसाइटल चेंज की और विविड किस्म की एक इमेजिनेटिव तरीके से हम इस सारी चीजें जो है ये थीम्स इनको एक्सप्लोर करें। और इसकी जो जर्नी है वो एक मेटाफर है, और जो स्ट्रगल्स हैं कम्युनिटी के अंदर और जो कम्युनिटी का हिस्सा बन के रहना चाहता है, इसको मेटाफोरिकली प्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारी हैं मादाम कोटो, मैडम कोटो, लेकिन इसको लिखा गया है मादाम कोटो। ये एक बड़ी एंटरप्राइजिंग किस्म की एक लोकल बार है जहां पे शराब बिकती है, उसकी ओनर है। और ये अजारू को अपने आस पास रखती है, क्योंकि ये बिलीव करती है कि जो स्पिरिट्स हैं उनके साथ, ये रूहों के साथ एक फ्रेंडली ताल्लुक बना के रखना चाहिए, जिससे उसका बिजनेस जो है बार का वो बढ़ेगा। और वो कॉन्स्टेंटली अपने बार को अपडेट करती रहती है और बहुत सक्सेसफुल है। और वो इतनी सक्सेसफुल है कि वो टाउन, उसी कस्बे के अंदर थोड़ा सा दूर एक और बार भी खोल लेती है। और फिर वो अपनी वैल्यूज को कंप्रोमाइज कर देती है जिस वक्त बात आती है अमीर होने के लिए। तो वो मतलब जो विलेजेस हैं, मतलब अपनी खराब हरकतों से या अपनी सोसरी से या अपनी एंचैनमेंट से या आप कहने के नेक्रोमेंसी से, बिविचमेंट से कॉन्जर करती है उनको। ये विच क्राफ्ट है उसका एक, जिससे वो मतलब के अमीर होने के चक्कर में उसने अपनी वैल्यूज को छोड़ दिया है। अजारू की वो दोस्त है, उसके पीछे भी उसका एक मतलब है, उसकी एक काज है। लेकिन एक टाइम पे एक ऐसा भी कहानी में एक मोड़ में नजर आया है कि वो खुद को जवान रखने के लिए अजारू जो कि एक अबीकू चाइल्ड है, उसका थोड़ा सा खून निकाल के पीती है या पीना चाहती है कि मैं जवान रहूंगी। सो मदाम कोटो जो है वो बड़े फैसिनेटिंग और बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का कैरेक्टर है जो बेन ओकरी ने अपने नॉवल में एम्प्लॉय किया है। और उसकी एक डिटेल्ड कैरेक्टर एनालिसिस करते हैं तो इसकी एंटरप्रेन्योरियल किस्म का एक स्पिरिट है ये। मदाम कोटो जो है बड़ा श्रूड और बहुत ही शैतानी किस्म का, बहुत चालाक और बड़ा astute और शार्प किस्म का, स्मार्ट किस्म का एक एम्बिशियस बिजनेस वुमन है। अपने बिजनेस को ये फैलाना चाहती है, एक बड़ी कारोबारी खातून है। वो जो बार रन करती है वो एक सेंट्रल हब बन जाता है सुपर नेचुरल बींग्स का, स्पिरिट्स का, क्योंकि ये अबीकू को करीब रखती है अपने। और इसकी जो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है और जो इसकी रिसोर्सफुलनेस है वो बड़ी एविडेंट है कि ये पॉलिटिशियंस के साथ और पावरफुल लोगों के साथ बड़े ताल्लुकात बना के रखती है। और जितनी भी चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस हैं और ट्रांसफॉर्मिंग हैं, वो मतलब हर किस्म की जो चीजें हैं जो थ्राइव कर रही होती हैं या एस्टेब्लिश हो रही होती हैं, उनको वो अपने हक में या अपनी फेवर के लिए इस्तेमाल करना जानती है। इसका एक मिस्टीरियस ओरिजिन है, तो इसका बैकग्राउंड का हमें नहीं पता। और हिस्ट्री जो इसकी है वो बड़ी श्राउडेड और मास्क्ड किस्म की, हमें मतलब वी डोंट नो ये कहाँ से बिलोंग करती है, बस हमें इतना पता है कि एक बार चला रही है नॉवल के अंदर। तो हिंट है थ्रू आउट द नॉवल, वो सजेस्ट करते हैं कि ये एक सुपर नेचुरल मिस्टिक किस्म का ओरिजिन है इसका खुद का भी, जिस तरह अबीकू तो ये खुद भी, क्योंकि जिस तरह की हरकतें कर रही है, खून पीने की कोशिश कर रही है, तो वो मुझे से लगता है जैसे इसके अंदर भी थोड़ा ऊपर वाली दुनिया का, ये जन्नाती दुनिया का साया है। सो ये एक एलिमेंट ऑफ इंट्रीग्यू इसकी कैरेक्टर में, एक हमें सीक्रेट सा है इसके कैरेक्टर के अंदर, या एक साजिश सी है और एक कॉन्स्पिरेसी सी है जो रीडर्स को इसकी ट्रू नेचर के बारे में स्पेकुलेशंस बनाने के लिए अलाउ करती है। मीन्स कि इसके बारे में हम मुख्तलिफ किस्म की रूमर्स कर सकते हैं, स्पेकुलेट कर सकते हैं, हम डिफरेंट किस्म के हम गेस कर सकते हैं। तो इसका जो अजारू के साथ रिलेशनशिप है मदाम कोटो का, वो एक पेक्युलर और एक खास किस्म का रिलेशन है। अजारू स्टोरी में प्रोटैगनिस्ट है और वो देखती है कि उसे अजारू से उसके बिजनेस में क्या फायदा हो सकता है और वो किस तरह अजारू की जो खसूसियात हैं उनको उनसे अलाइन होकर किस तरह अपने बिजनेस को फायदा दे सकती है। और ये रिलेशनशिप एक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अजारू जो है
वो मडाम कोटो को रेजिस्ट करता है कि वो जो इन्फ्लुएंस करना चाह रही है और जो उसको अपने साथ रखना चाह रही है, तो वो खुद अपनी एक इंडिपेंडेंट जर्नी के ऊपर है, इसके साथ कनेक्ट नहीं रहना चाहता, लेकिन ये जबरदस्ती उसको चिपकी हुई है। तो हमें मडाम कोटो में एक सिंबलिज्म ऑफ मटेरियलिस्टिक अप्रोच नजर आता है कि इसकी जितने भी परसूट्स हैं, कि जितनी भी एक्टिविटीज हैं, वो वेल्थ दौलत के लिए हैं, और उसका जो बार है वो ग्रो कर रहा है साइज में, और उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो चेंजिंग इकोनॉमिक लैंडस्केप के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है कम्युनिटी के अंदर, और इसकी जो सक्सेस है वो एडमायर भी की जा रही है और क्रिटिसाइज भी की जा रही है, उसकी तारीफ भी होती है, उस पर तनकीद भी होती है, और ये रिफ्लेक्ट करता है ब्रॉडर सोसाइटल टेंशंस को जो कि स्टोरी के अंदर जितनी डेवलप हो रही हैं, कि सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस हैं, तो लोग इसे जल भी रहे हैं, हंसद भी रख रहे हैं, और लोग इसको एडमायर भी कर रहे हैं कि खातून होने के साथ इसने किस तरह बिजनेस को संभाला हुआ है या एक इकोनॉमिक एक्टिविटी चलाई हुई है सोसाइटी के अंदर। मैडम कोटो एक इन्फ्लुएंस उसमें आ जाता है क्योंकि उसके पास दौलत आती है और पैसे से इन्फ्लुएंस आता है, पावर आती है, तो ये अपना एक लॉस ऑफ आइडेंटिटी और एक ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से भी गुजरती है, जो कि ना सिर्फ फिजिकल है बल्कि स्पिरिचुअल भी है। तो इसकी आइडेंटिटी जो है वो इंक्रीजिंगली मटेरियल सक्सेस के साथ कनेक्ट हो गई है कि ये वो खातून है जो पैसा और दुनिया के साथ कनेक्टेड है, और अपेरेंटली जो बिजनेस वेंचर्स में इसकी कामयाबी है उसके साथ कनेक्टेड है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये सिंबॉलिक भी है, क्योंकि जो भी चैलेंजेस हैं उसको मॉडर्नाइजेशन में और लॉस ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज में, कि उसने पैसा कमाने के लिए सब चीजें छोड़ दी हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज भी छोड़ दी हैं, बस वो पैसे के पीछे पड़ी हुई है। और फिर जो कनेक्शन टू द स्पिरिट वर्ड है वो भी एस्टेब्लिश करता है और अट्रैक्ट करता है डिफरेंट किस्म के सुपरनेचुरल बीइंग्स को, क्योंकि ये इस तरह की मिस्चीवियस किस्म की और बड़ी ऐसी हरकतें भी करती रहती है। और एक यूनिक कनेक्शन बनता है मैडम कोटो का स्पिरिट वर्ल्ड के साथ, क्योंकि ये हजारों के साथ भी रहना चाहती है और अपने बिजनेस के लिए कुछ भी ऐसा ये करने को तैयार है जिससे इसका बिजनेस बढ़े। सो ये जो कनेक्शन है ये एक एलिमेंट ऑफ मैजिकल रियलिज्म स्टोरी में ऐड करता है, और मैडम कोटो जो है वो नेविगेट करती है बिटवीन दी लिविंग एंड दी डेड, दोनों के दरमियान एक सूरत में। जब कहानी पूरी पढ़ेगी तो फिर ज्यादा समझ आएगी, लेकिन इसका कैरेक्टर ऐसा है कि ये हजारों के साथ कनेक्ट होके अपने बिजनेस को इंप्रूव करना चाहती है, और ओवरऑल जो इसकी हरकतें हैं वो ऐसी हैं जो सुपरनेचुरल लगती हैं। सो एलिमेंट ऑफ लोनलीनेस एंड आइसोलेशन भी है, एक आउटवर्ड सक्सेस है लेकिन फिर भी वो अकेली है और आइसोलेट, मतलब कोई शादी नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई फैमिली नहीं, कोई इस तरह का मामला नहीं है। सो ये जो मटेरियल वेल्थ है उसने डिस्टेंस किया उसको कम्युनिटी से भी, और वो उसकी जो जितने भी रिलेशनशिप्स हैं वो ट्रांजैक्शनल हैं, मींस कि अगर पैसा या को फायदा है तो उसका ताल्लुक है, अगर पैसा या फायदा उसको नहीं मिल रहा तो उसका ताल्लुक नहीं है किसी से भी। तो ये जो लोनलीनेस है ये कंट्रीब्यूट कर रही है उसके कैरेक्टर की एक कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर, कि मींस कि सिर्फ पैसा ही कैसे एक बंदे को सेटिस्फाई रख सकता है। सो ये एक सिंबल ऑफ चेंज एंड डिसरप्शन भी है। सो मैडम कोटो जो है इसके जितने भी एक्शंस हैं और वो जो चेंजेस ला रही है कम्युनिटी में, वो सिंबलाइज करते हैं कि एक डिस्टर्बेंस है, एक ट्रबल है या एक डिसऑर्डर है इसकी जिंदगी में, जो कि मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस के साथ क्लैश में है। तो उसका बार जो है वो एक ऐसी जगह बन जाता है जहां पे मुख्तलिफ किस्म की फोर्सेस कन्वर्ज होती हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग वहां पे आते हैं, इकट्ठे होते हैं, जिससे टेंशंस बढ़ रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं, और सोसाइटी की जो चेंजेस हैं जो नॉवल में हमें दिखाई गई हैं उसमें हमें ये तमाम टेंशंस नजर आती हैं। सो मैडम कोटो का जो कैरेक्टर है नॉवल में वो एक इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, टेंशन बिटवीन ट्रेडिशन, प्रोग्रेस और एक इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड की जो एक कॉम्प्लेक्स किस्म की डेप्थ्स हैं जो नैरेटिव में ओकरी ने अपने स्टोरी टेलिंग में बयान की हैं, वो हमें नजर आती हैं इसके कैरेक्टर में। नेक्स्ट एक कैरेक्टर है जेर्री मिया। सो ये बेसिकली एक फोटोग्राफर है जो तस्वीरें लेता है अमीर लोगों की, और अपेरेंटली कहते हैं कि ये लोगों को जहर देता है या उनकी तस्वीरें खींचता है, स्पेशली अमीर लोगों की, और बाद में ये छुपता फिर रहा है कहानी के अंदर, और ये फिर हजारों की फैमिली के साथ रहने पे मजबूर हो जाता है। तो इस तरह का एक कैरेक्टर दिखाया गया है। तो जो कि इसको एज ए फोटोग्राफर पेंट किया गया है या प्रेजेंट किया गया है, तो ये कैरेक्टर मींस की एक हिस्ट्री है जो ये बना रहा है एक ग्राफिकल शेप के अंदर। एक और कैरेक्टर है जिसकी एक अपीयरेंस है जिसमें अजारू का फादर है जिसका नाम है ब्लैक टाइगर, अजारूस फादर, उसको ब्लैक टाइगर भी कहते हैं। ये एक आइडियलिस्ट किस्म का बंदा है जो बिल्कुल फैमिली को उसने इग्नोर किया हुआ है, जो उनकी जरूरतें हैं वो पूरी नहीं करता, और जो अपने पैसे हैं वो अय्याशी में उड़ा देता है, पार्टीज में उड़ा देता है, नशा करता रहता है, और अपने बच्चे को मारता भी है ये ना जब नशे में होता है। ओवरऑल ये लविंग पर्सनैलिटी है लेकिन ट्रबल्ड है, परेशानी है। तो जिस वक्त ये परेशानी में होता है तो फिर इसको कोई समझ नहीं आती है क्या कर रहा होता है। तो जिस तरह कहानी का नॉवल का नैरेटिव प्रोग्रेस करता है तो हमें ये देखने को मिलता है कि इसकी जो टेंडेंसी है
या इसकी जो प्रोपेंसिटी इंक्लिनेशन है इसकी, ये बेंट टुवर्ड द वायलेंस इंक्रीज होता है ना, और फाइनली ये फिर डिसाइड करता है कि ये एक बॉक्सर बन जाएगा और ये फिर उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। यानी सबको मार मार के ना वो कौन कितनी मार खाएगा, तो ये फिर बॉक्सर बन जाता है कि मारूंगा भी लोगों को और फिर खुद भी मार खाऊंगा। सो ये फिर स्पिरिट्स के साथ भी, मतलब कि जो माफ़ाकुल फितरत चीज़ें हैं उनके साथ और लोगों के साथ ये मुख्तलिफ किस्म की ये बॉक्सिंग की मैचेस करता है और उनको हराता है, खुद हारता है, खुद भी जख्मी होता है, उनको भी मारता है। और एक ये सफ़ेद कपड़ों के अंदर एक घोस्ट, एक रूह दिखाई गई है जिसके साथ ये बॉक्सिंग करता है और ये फिर उसको हरा देता है। सो ब्लैक टाइगर जो है उसको हराता है, तो फिर इसको टाइटल मिल जाता है ब्लैक टाइगर। तो पैसे तो ये बहुत जीतता है और ये जीत भी जाता है, लेकिन ये खुद भी बहुत ज्यादा जख्मी होता है। और जब ये पैसे जीतता है तो फिर अपनी फैमिली के लिए ये दोबारा एक अमन की सूरत हाल बनाता है और उनके पीस को रिस्टोर करने की कोशिश करता है। और फिर ये दिखाया गया जैसे कि ये इतनी सारे मसाइल और परेशानियों के बाद एक अपने घर के अंदर, एक अपनी फैमिली के अंदर, एक अपने गांव के अंदर और एक स्पिरिट बर्ड के अंदर एक अमन लाने में कामयाब हो जाता है। और ये अज़ारो जो है उसकी जिंदगी में भी इसकी वजह से सुकून आ जाता है। सो अज़ारो की मदर जो है वो एक और कैरेक्टर है, बहुत हार्ड वर्किंग और बड़ी सपोर्टिव मदर है, जिस तरह की सारी माएँ होती हैं। सो घर में ये काम करती है और ये कुछ चीजें बना के गाँव में बेचती भी है, और ये किसी भी किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है अपनी फैमिली के लिए, और सब कुछ ये अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए करती है और अपने बच्चे को एनकरेज करने के लिए करती है। हालांकि वो एक ट्रबल्ड स्पिरिट है, लेकिन उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। एक और कैरेक्टर है दी लैंड लॉर्ड। सो ये अज़ारू को और उसकी फैमिली को डिस्पाइज करता है, उनसे नफरत करता है। ही लुक्स डाउन अपॉन देम, और एक जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हैं उनके साथ अज़ारू की ये अनकंफर्टेबल है। बस इतना इसका जिक्र है नॉवल में। और एक और कैरेक्टर है द ग्रीन लेपर्ड। तो ये भी एक बॉक्सर है जो ब्लैक टाइगर को चैलेंज करता है और एक मेजर किस्म की फाइट करता है उसके साथ। सो एक नोटवर्दी किस्म का और बड़ा एक मशहूर ये अपोनेंट है, दुश्मन है उसका या उसका मुखालिफ है, लेकिन हार जाता है ये। और इसमें भी स्पिरिचुअल कंपोनेंट्स हैं कुछ इसके अंदर भी, या कुछ इसमें ऐसी चालाकियां हैं, या कुछ इसमें इसकी सलाहियतें हैं जो कि स्पिरिचुअल किस्म की हैं। तो ये ब्लैक टाइगर को यानी कि अज़ारू के फादर को स्पिरिचुअली और फिजिकली डैमेज करता है। और अज़ारू का जो फादर है वो कोमा में चला जाता है, जीत तो जाता है इससे लड़ाई, लेकिन उसके बाद ये कोमा में चला जाता है। और 3 दिन तक ऐसे है कि जिस तरह की उसकी इविल स्पिरिट्स के साथ उसकी एक जंग लगी रहती है और जिंदगी और मौत में वो रहता है। एड या एडी एक कैरेक्टर है जो कि एक और एबिगू चाइल्ड है, और ये वाहिद दोस्त है जो हमें नावल में पता लगता है अज़ारू का। बाकी सब अज़ारू को इस्तेमाल कर रहे हैं या कुछ उसकी फैमिली के मेंबर हैं, लेकिन दोस्त उसका ये एक ही है। तो अज़ारू रहना चाहता है इस दुनिया में, हालांकि उसने जाना है स्पिरिट वर्ल्ड में, लेकिन एडी ऐसा है जो नहीं चाहता। वो कहता है बस ठीक है, इस दुनिया से चले ही जाते हैं। और एक किसी बुजुर्ग ने प्रिडिक्ट की है, फोरकास्ट की है, उसने प्रोफेसी दी है कि इन दोनों में से एक ने मरना है और बहुत जल्द मर जाना है। सो एडी और अज़ारो जो हैं एक कहानी की एक स्टेज पे ये आपस में लड़ते भी हैं, लेकिन बाद में फिर दोस्त बन जाते हैं। और बहुत ही एक स्ट्रिक्ट फैमिली से एडी का ताल्लुक है, और वो कॉन्स्टेंटली जो है ना अपने बाप से डरता रहता है। और जब भी उसको कहानी में देखा गया है वो अज़ारू के साथ फिर रहा है, और जब भी अज़ारू का बाप जो है वो किसी गली में या किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर लड़ता है तो वहां पे अज़ारू और ये दोनों मौजूद होते हैं। और एक स्टेज तो ये भी है कि अज़ारू को कहता है कि जो मेरी स्पिरिचुअल ताकतें हैं या मेरी जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं वो तुम ले लो, तो इससे तुम अपनी फैमिली को, अपने बाप को हेल्प कर सकते हो, मदद कर सकते हो। और कोई बूढ़ा आदमी है जिसने ये प्रोफेसी की थी, कहता है कि उसको भी हम मार सकते हैं, जो कहता है कि तुम दोनों में से एक मर जाएगा। तो बेसिकली इन्होंने उस बूढ़े आदमी को जिन्होंने कहा था कि तुम दोनों में से एक ने जल्दी मर जाना, उसको अपना दुश्मन समझते हैं और ये उसको भी मारना चाहते हैं। तो वो जिस तरह बच्चों की छोटी छोटी कहानियां होती हैं, बातें होती हैं। सो एक सेमी नामी कैरेक्टर है जो कि गैम्बलर है और बेटिंग शॉप है इसकी, जहां पे लोग जुआ लगाते हैं। तो वो अज़ारू के जो फादर की फाइटिंग स्किल्स हैं उनका फायदा उठाता है, और वो उसको लोगों के सामने लेके जाता है और लड़ाइयां करवाता है उसकी, और फाइट्स करवाता है और उस पर जुआ लगवाता है, और इससे बहुत ज्यादा वो रकम कमा लेता है जुए से, और बड़ा हैविली गार्डेड और बड़ा में, ताकि चोर उसके पैसे चोरी न कर लें या उसका खजाना लूट न लें, तो आपने वो गार्ड भी अपने साथ रखता है। तो एक स्टेज ऐसी आती है कहानी में कि अज़ारू का जो फादर है, जिसको ब्लैक टाइगर भी कहते हैं, तो वो जीतता है तो उसके कुछ पैसे इसने देने होते हैं, लेकिन वो देने से इनकार कर देता है। बल्कि वो उसके वालिद को, अज़ारू के फादर को, ब्लैक टाइगर को धमकियां भी लगाता है, उसको पैसे नहीं देता। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैरेक्टर एनालिसिस ऑफ द फैमिश्ड रोड रिटन बाय बेन ओक्ली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द समरी। अज़ारू जो है वो एक स्पिरिट चाइल्ड है जिसको हम अबिकू भी कहते हैं। तो अबिकू मींस बॉर्न टू डाई। ये ऐसे बच्चे हैं जो कि योरुबा कल्चर के अंदर इनको कंसिडर किया जाता है कि ये स्पिरिट वर्ल्ड के साथ या रूहानी दुनिया के साथ इनका कनेक्शन होता है, और ये बहुत जल्द, बहुत छोटी उम्र में मर जाते हैं। बाकी कैरेक्टर एनालिसिस में मैंने
योरुबा ट्राइब क्या है और उनके स्पिरिचुअल बिलीव्स क्या हैं, उनकी कम्युनिटी लिविंग क्या है और ये अबीकू चाइल्ड क्या है, डिटेल में डिस्कस किया है। तो मैक्सिमम जो इसकी ये की टर्म्स हैं वो मैं कैरेक्टर एनालिसिस में और बेन ओकली की जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है उसमें पूरी कर चुका हूँ। तो इसमें क्विकली मैं स्टोरी से गो थ्रू करूंगा ताकि वीडियो में ज्यादा टाइम ना लगे। सो वो एक रिमोट विलेज है अफ्रीका में, वहां पे रहता है और जब से वो पैदा हुआ है वो विजन्स देखता रहता है और स्पिरिट्स उसको नजर आते रहते हैं, रूहें उसको नजर आती रहती हैं जो कि सिग्नलिंग करती हैं, उसको समन करती हैं या उसको इंडिकेट करती हैं कि हम तुझे ले जाएंगे वापस अपनी दुनिया में, यानी कि वापस वो मर जाएगा बेसिकली। सो वो अब रिफ्यूज करता है क्योंकि वो अपनी फैमिली से प्यार करता है और उनके साथ रहना चाहता है। हालांकि अबीकू चाइल्ड में ऐसा होता नहीं है, वो वापस अपनी दुनिया में जाना चाहते हैं, लेकिन ये वाहिद अपनी फैमिली की कमिटमेंट की वजह से और फैमिली जिसको अपने साथ रखने के लिए स्ट्रगल कर रही है और उसको जितना प्यार करती है तो ये इस दुनिया में रहना चाहता है और इसकी ख्वाहिश है कि ये उनके साथ रहे। सो बहुत छोटी उम्र में इसको रूहें लेके चली गई थी और एक बार ये जागा था तो ये कॉफिन में था, एक मरी हुई हालत में था, लेकिन उसके वालिदैन चाहते थे कि ये जिंदा रहे। उन्होंने ये समझा कि ये मर गया है क्योंकि इसको रूहें लेके चली गई हैं और उसकी वो बॉडी जो है उनके पीछे इसकी रूहें पड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी ये बच गया। और इसके पेरेंट्स जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे किसी भी महंगी सेरेमनी को, कि वो मतलब कि ये इनकी कल्चर के अंदर है कि वो फिर इस तरह के नजराने करते रहते हैं और इन बच्चों को बचाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, तावीजात करते हैं, या आप समझ लो जिस तरह हमारे ये होता है जादू टोने करते रहते हैं। लेकिन उसकी फैमिली चूंकि गरीब थी तो वो इस अबीकू चाइल्ड को बचाने के लिए वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो इतने खर्चे करें, लेकिन फिर भी वो खुद सीख जाता है कि उसने किस तरह इस चीज को कंट्रोल करना है। तो कभी कभी वो स्पिरिट्स के साथ, रूहों के साथ इंटरेक्ट करता है और ये बड़ी एक इंट्यूटिव और साइकिक किस्म की और बड़ी एक टेलीपैथिक किस्म की और बड़ी क्लियर वॉयंट और बड़ी फार साइटेड किस्म की डिस्कशन है कि वो अपनी फैमिली को भी बचाना चाहता है और वो खुद भी इस दुनिया में रहना चाहता है। क्योंकि ये गरीब है और अजारों की फैमिली जो है वो एक गेटो में रहते हैं। गेटो मतलब एक इस तरह का छोटा सा क्वार्टर या छोटा सा घर है जहाँ पे जब यूरोपियन सिटीज या कॉलोनीज थी तो वहां पे ज्यूज को और यहूदियों को रहने पे मजबूर किया गया था। मतलब एक जंग ज्यादा सा वो घर है और इसका बाप जो है वो भी एक अनरियलिस्टिक किस्म का आदमी है जो कि फजूल खर्चियां करता रहता है और याशियां करता रहता है और पैसे जाया करता रहता है पार्टीज के ऊपर, और उसकी हॉबीज या उसके मशगले ऐसे हैं जो कि वो ठीक नहीं है, कोई कंस्ट्रक्टिव नहीं है। और फिर वो कभी कभी शराब भी पी लेता है और मतलब ऑल्दो वो फादर का जो रोल है वो प्ले कर रहा है, प्यार करता है उनको, लेकिन फिर भी नशे की हालत में वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख सकता और अजारू को मारता भी है क्योंकि वो ये समझता है कि इस अजारू की वजह से मुझे मसाइल हैं और परेशानी है और रूहों ने हमें तंग किया हुआ है, हम पे जो गरीबी है और हम पे जो परेशानियां सारी हैं ये अजारू की वजह से है। और इनका जो लैंडलॉर्ड है जिसके ये मकान में रह रहे हैं और किराया देते हैं तो वो दूसरे लोगों से इनसे किराया भी ज्यादा लेता है क्योंकि वो ये समझता है कि ये लोग ट्रबल मेकर हैं, मसाइल पैदा करते हैं या इनकी वजह से फैमिली में या सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं, तो वो उनसे ज्यादा किराया लेता है। अजारू जो है ज्यादातर टाइम तो मडाम कोटो एक कैरेक्टर है, उसका एक बार है जिसपे वो शराब बेचती है, वहां पे रहता है। और वो जो मडाम कोटो है वो बड़ी एक एंटरप्राइजिंग और बड़ी जबरदस्त किस्म का एक कैरेक्टर दिखाया गया है नॉवल के अंदर, जो कि कंटिन्यूसली अपना बार जो है उसको अपडेट करती है ताकि लोग जो है वो अपील्ड फील करें, उनको अच्छी एक फीलिंग मिले और वो उसके पास आते रहे और वो ज्यादा वेल्दी और ज्यादा महंगे उसके पास पैसे वाले लोग आए और उसका बार जो है वो बढ़े और उसकी कमाई हो। और वो अपना एक बड़ा पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक तल्लुक भी बना लेती है क्योंकि वो अमीर होना चाहती है। तो बाकी जो गांव है वो पसंद नहीं करता या नफरत करता है इस तरह की एक्टिविटीज से, लेकिन फिर भी ये गांव वालों को अपीज करने के लिए एक गाड़ी भी भेजती है जिसमें खाना भेजती है ताकि वो लोग खाना खाएं और फिर उसके बारे में अच्छा सोचें। लेकिन वो चीज उल्ट हो जाती है और ऐसे होता है कि वो फूड पॉइजनिंग हो जाती है या लोगों को मेडिकल का इशू बन जाता है जिससे वो लोग समझते हैं कि जिसने हमें खाना भेजा था इसमें शायद जहर मिला के भेजी है, तो उसका एक अच्छा एक्ट भी बुरा बन जाता है। तो बड़ा एक मतलब पर्सनल किस्म का रिस्क है। तो वो जो एक जरेमा नामी एक फोटोग्राफर है वो अपनी जान को खतरे में डाल के उस गाड़ी की तस्वीरें बना लेता है जो अमीर लोगों ने भेजी थी जिसमें खाना था, और जो गरीब लोग हैं गांव वाले हैं वो चूंकि ये एक मिस्टिक सी वर्ल्ड में रह रहे हैं और ये तोहिमात पे और इन चीजों पे ये बिलीव करते हैं, तो उन्होंने उसको एक मॉन्यूमेंट की शेप भी दी है। और जब अमीर लोगों को पता लगता है कि ये जो हमने ये चीज भेजी थी गाड़ी की उसकी ये जरिमा ने फोटोग्राफर ने फोटो बना ली है, तो वो फिर उसको मजबूर कर देते हैं कि वो निकल जाए और कहीं छुपने पे मजबूर कर देते हैं और वो फिर अजारों की फैमिली के साथ कुछ अर्सा जाके रहता है उसी अपने जो गेट ओन का होता है, घर जो उनका होता है उसमें। तो एक दिन अजारों का बाप जो है वो डिसाइड करता है कि उसने प्रोफेशनल बॉक्सर बनना है, तंग आके हर चीज से लोगों को मार शार के और शराब पी के, और आखिर में जनाब ये एक एम्बिशियस किस्म का आदमी है, इसने कहा जी मैं बॉक्सर बनता हूँ। तो ये हर वक्त चूंकि वायलेंस करता रहता है
तो फाइटिंग को ये एंजॉय करता है, तो इसने बॉक्सर बनने का कर लिया, तो ये बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करता है और बॉक्सर बन जाता है। और फिर इसकी बॉक्सिंग बनने के चक्कर में फैमिली को ये भूल जाता है, तो इसकी फैमिली मकरूज हो जाती है और कर्ज में डूब जाती है। और इस दौरान अजारू जो है उसके भी बहुत ज्यादा एनकाउंटर्स होते हैं या मुलाकातें होती हैं रूहों के साथ, और वो जो इसका बाप है वो भी उन रूहों के साथ कुश्ती लड़ता है या ये अपनी बॉक्सिंग लड़ता रहता है, जिस तरह की स्टोरी में बताया गया है। और उस पर उसको बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और बहुत सीरियस किस्म की भी इंजरीज होती हैं रूहों के साथ बॉक्सिंग करने में। और अपनी बॉक्सिंग स्किल्स की वजह से और ये जो स्पिरिट्स हैं उनके साथ जो ये फाइट करता है उसकी वजह से गांव के अंदर ही मशहूर हो जाता है, उसका नाम ब्लैक टाइगर रख देते हैं। और ये एक ग्रीन लेपर्ड नामी एक लेजेंडरी बॉक्सर है जिसको कोई भी नहीं हरा सकता, तो उसके साथ बहुत खतरनाक किस्म की बड़ी एपिक फाइट करता है। ये एपिक मींस हेरोइक, बड़ी क्लासिक किस्म की एक लड़ाई करता है जिसमें बहुत दिन तक ये आपस में लड़ते रहते हैं। और आखिर में ये ग्रीन लेपर्ड को हराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन ग्रीन लेपर्ड भी इसको इतना मारता है कि ये फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी जख्मी हो जाता है और कोमा में चला जाता है और जिंदगी मौत की एक जंग लड़ता है ये। तो ये एक आखिरी बॉक्सिंग फाइट लड़ने का एक इरादा रखता है पूरे गांव के सामने, जिसमें बड़े अमीर लोगों को भी बुलाया जाता है। लेकिन जो इसका ओपोनेंट होता है वो उसको चीट करता है, धोखा देता है। तो हजारों की फैमिली जो है वो भी अभी उसका भी गुजारा इन्हीं जुए की रकम के ऊपर हो रहा है कि इसका बाप अगर फाइट या वो जो बॉक्सिंग की फाइट है वो जीत जाएगा तो उससे जो रकम आएगी उससे गुजारा होगा। लेकिन उधर क्राउड में जो लोग देखने आए हैं उधर एक बंदा है जो कि इसके बाप को ना तंग करता रहता है और इंटरफेयर करता रहता है उसकी फाइट के, तो वो एक डिस्ट्रैक्शन है बेसिकली। और ब्लैक टाइगर जो है वो बड़ा वेलियंटली और बड़ा जवान मर्दी के साथ और बहुत बहादुरी के साथ लड़ाई करता है। और इसकी जो हेरोइक और बड़ी करेजियस किस्म की फाइट से वो अपने जो ओपोनेंट है उसको डिफीट कर देता है, क्योंकि वो जो ओपोनेंट है उसने बड़ी चीटिंग स्ट्रेटेजीज भी अपनाई होती हैं। जैसे ये अबीकू का बाप जब लड़ रहा होता है, बॉक्सिंग कर रहा होता है, तो बेसिकली वो जो बंदा क्राउड में खड़ा होता है वो उसको इंटरफेयर कर रहा होता है और चीट कर रहा होता है। और वो बंदा जो उसने एक व्हाइट कलर का घोस्ट लाइक एक मास्क पहना हुआ है, और अजारों का बाप जब जीत जाता है तो उसके मुंह से वो पर्दा उठाता है और वो कहता है कि ये एक घोस्ट है, ये एक इनह्यूमन एक काउंटेनेंस थी जिसके साथ ये लड़ रहा था। और पूरे क्राउड के सामने वो अपने जख्म दिखाता है कि इस एक स्पिरिचुअल किस्म की एक फाइट थी जिसमें वो लड़ रहा था एक स्पिरिचुअल किस्म की प्रेजेंस के साथ। तो 3 दिन तक वो कोमा में चला जाता है और 3 दिन बाद जब जागता है हजारों का तो वो फिर इविल स्पिरिट्स के साथ, वो मतलब कि उसकी जो 3 दिन का कोमा है वो बेसिकली दिखाया गया है कि उसने 3 दिन इविल स्पिरिट्स के साथ जिंदगी और मौत की जंग लड़ी है। तो जब वो जागता है तो वो देखता है कि घर में एक सुकून आ चुका है और अमन आ चुका है, और हजारों भी जो है वो स्पिरिट्स के साथ खुश है और बिल्कुल घर के अंदर एक पुरअमन सा और एक सुकून सा माहौल है। और इस नोट के ऊपर एक जो स्टोरी है वो खत्म हो जाती है। नाउ वी डिस्कस द थीम्स ऑफ द नॉवल द फैमिश्ड रोड बाय बेन ओकरी। बेन ओकरी के नॉवल में एलिमेंट ऑफ मैजिक भी है, एलिमेंट ऑफ रियलिटी भी है, फोकलोर भी है और सोशल कमेंट्री भी है। तो सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी एंड सुपरनेचुरल। तो प्रोटैगनिस्ट जो है अजारू, ये एक अबीकू चाइल्ड है और इस स्टोरी में एक और अबीकू चाइल्ड है जिसका नाम है एडी। तो ये एक कनेक्शन हमें दिखाते हैं स्पिरिट चाइल्ड का विद द स्पिरिट वर्ल्ड, और उसके जो इंटरेक्शन है स्पिरिट के साथ, गॉड्स विद स्मॉल जी, और जो अदर सुपरनेचुरल एंटिटीज है वो हाईलाइट करते हैं स्पिरिचुअलिटी की थीम को। बाकी स्पिरिचुअलिज्म, मिस्टिसिज्म और ये सारी जो ब्रीफ चीजें हैं ये मैं बेन ओकरी की जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है उसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पॉवर्टी एंड सोशल इनजस्टिस। सो अजारू की जो फैमिली है ये रिप्रेजेंट करती है कि ये एक बहुत ही गरीब कम्युनिटी से ताल्लुक रखती है और बड़े स्ट्रगलिंग लोग हैं, और रोजाना की जिंदगी इनकी एक चैलेंज है, मसलों से भरी हुई है। और इनकी जो गुर्बत है वो बेसिकली सोसाइटी के अंदर जो इनजस्टिस है और जो इकोनॉमिक इम्बैलेंस है वो चीज रिफ्लेक्ट कर रही है। और ये एक रेकरिंग थीम है थ्रू आउट द नॉवल जो रिफ्लेक्ट कर रही है सोसाइटी के ब्रॉडर इश्यूज जिनके अंदर गुर्बत का और सोशल इनजस्टिस का बहुत ज्यादा एलिमेंट है। ये क्लैश बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी भी है। एक एंटरप्रेन्योरियल फिगर जो है मडाम कोटो, उसके जितने भी परसूट्स हैं, ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो कामयाबी के पीछे है और वो सिंबलाइज कर रही है कि वो दौलत और सक्सेस के पीछे है। और वो क्लैश है कि जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं वो क्या हैं और मॉडर्न इन्फ्लुएंस जो है वो जा रहा है पैसे के पीछे, जबकि ट्रेडिशनल वैल्यूज जो हैं वो कोऑपरेशन की हैं। और ये एक हमें मैडम कोटो के कैरेक्टर में नजर आता है कि क्लैश बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्निटी, और पर्टिकुलरली एक चेंजिंग लैंडस्केप जो है कम्युनिटी का वो दिखा रहे हैं कि लोग किस तरह पैसे के पीछे जा रहे हैं। आइडेंटिटी एंड डुअलिज्म का एलिमेंट है कि अजारू का जो कैरेक्टर है उसकी डुअल एग्जिस्टेंस है, वो एक स्पिरिट चाइल्ड भी है और एक लिविंग पर्सन, जिंदा आदमी के तौर पे भी इस दुनिया में रह रहा है। तो ये एक आइडेंटिटी की एक थीम है। तो वो चूंकि उसने जल्दी मर जाना है लेकिन वो मरना भी नहीं चाहता, वो उस दुनिया में अपने फैमिली और अपने पेरेंट्स के साथ, हालांकि गुर्बत है, परेशानी है, मुसीबत है, चैलेंजेस हैं, स्ट्रगल्स हैं, लेकिन फिर भी रहना चाहता है।
तो उसकी जो स्ट्रगल है वो डिफाइन करती है उसको और नेविगेट करता है मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लेक्सिटीज को, जो रियलिटी में एक डेप्थ ऐड करती है इस थीम में कि वो स्पिरिट चाइल्ड है और उसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल्स हैं और बहुत खास किस्म की उसके पास सलाहियतें और ताकतें हैं, लेकिन फिर भी वो पॉवर्टी में अपनी फैमिली के साथ सर्वाइव कर रहा है। सो द पावर ऑफ स्टोरीज एंड नैरेटिव्स, अज़ारू के थ्रू हमें पता लगता है वो नरेट कर रहा है स्टोरी को और स्टोरी टेलिंग की इंपॉर्टेंस को एम्फेसाइज कर रहा है। स्टोरी टेलिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि थ्रू स्टोरी टेलिंग हमें बड़े डीप मीनिंग मिलते हैं और हमें एक एस्केपिज्म मिलता है, एक एंटरटेनमेंट मिलती है और एक एलिमेंट ऑफ करेज और एलिमेंट ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हमें थ्रू स्टोरीज मिलता है। और ये जो पर्सपेक्टिव है जिसके अंदर मैजिकल रियलिज्म भरा हुआ है, मैजिकल रियलिज्म भी बहुत डिटेल में मैं डिफाइन कर चुका हूँ बेन ओगरी की इंट्रोडक्टिव वीडियो में। तो ये एक आइडिया है ओवरऑल जो स्टोरीज को कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें हमें एक पावर और रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग मिलती है और किस तरह पावर रियलिटी को शेप कर रही है, चेंज कर रही है, इसका हमें पता लगता है। द सर्च फॉर द मीनिंग थ्रू आउट द नॉवल, अज़ारू जो है वो एक क्वेस्ट में है, एक मीनिंग और पर्पस की तलाश में है और उसकी जो जर्नी है वो सिंबॉलिक है, ह्यूमन सर्च है जो सिग्निफाई कर रही है कि तमाम अनसर्टेनिटीज और तमाम चैलेंजेस में वो अपनी सेंस ऑफ मीनिंग और सेंस ऑफ पर्पस की क्वेस्ट के पीछे। पॉलिटिकल अनरेस्ट और रेजिस्टेंस, तमाम कैरेक्टर्स जो हैं जिसमें स्पेशली फोटोग्राफर का कैरेक्टर दिखाया गया है कि उसने जब तस्वीर बनाई उस वो जो खाना था जो गाड़ी में आया था और जिसमें जहर अपेरेंटली मिली हुई थी, तो जो पावरफुल लोग थे और जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट थी उन्होंने किस तरह उसको मजबूर कर दिया कि वो भागने पे मजबूर हो गया और छुपने पे मजबूर हो गया। तो एक ऑप्रेसिव फोर्सेस के अगेंस्ट जो भी बंदा रेजिस्टेंस शो करता है तो उसको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, हमें ये भी स्टोरी में नजर आया है। और एक कम्युनिटी और इंटरकनेक्टेडनेस का जो एलिमेंट है कि नॉवल के अंदर फीचर किए गए हैं डाइवर्स किस्म के कैरेक्टर्स, एक पूरी एक लड़ी परोदी गई है जिनके अंदर एक कम्युनिटी के अंदर एक इंटरकनेक्टेडनेस है, जिस तरह अज़ारू है, उसका बाप है, उसकी माँ है, फिर मडाम कोटो है, फिर एक एडी कैरेक्टर है, फिर ये फोटोग्राफर है और इस तरह के और लोग जो हैं ये हमें मीन्स के एक डाइवर्स किस्म के कैरेक्टर्स हमें दिखाए गए हैं जिनके अंदर कम्युनिटी में एक इंटरकनेक्टेडनेस है और इनका जो रिलेशनशिप है उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, शेयर्ड किस्म के एक्सपीरियंसेस हैं इनके, और जो कम्युनिटी के अंदर एक इंडिविजुअल्स की इंटरकनेक्टिविटी है इसकी थीम हमें मिलती है द फैमिश्ड रोड नॉवल में। लॉस ऑफ इनोसेंस, अज़ारू जो है छोटा बच्चा है लेकिन और मासूम है और जिस तरह के एक्सपीरियंसेस और हार्श किस्म की रियलिटीज वो फेस करता है तो उसकी मासूमियत मेच्योरनेस में जा रही है, तो वो ग्रो कर रहा है और मेच्योर हो रहा है। हालांकि जो उसकी उम्र है अभी तक वो उतना मेच्योर होने वाली नहीं है, तो उसकी जो इनोसेंस है बेसिकली वो कहते हैं कि जब मसाइल और परेशानियां आती हैं, जो गरीब और स्ट्रगलिंग फैमिलीज के बच्चे होते हैं वो उम्र से बहुत पहले क्योंकि उनके कंधों पे वो वजन आ जाता है या जिम्मेदारियां आ जाती हैं तो उनकी इनोसेंस खत्म हो जाती है। तो हम जिस तरह देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जो चाइल्ड लेबर में होते हैं, जो स्कूल नहीं जा सकते या जो मुआशरे में पैदा होते ही मसाइल में आते हैं, तो मासूमियत उनकी खत्म हो जाती है क्योंकि वो एडवर्सिटी फेस कर रहे होते हैं, मसाइल फेस कर रहे होते हैं। सिंबलिज्म ऑफ द रोड, सो रोड को एज ए सिंबल लिया गया है, एक मोटिव या एक थीम या एक सिंबल के तौर पे लिया गया है कि रोड रिप्रेजेंट करता है जर्नी ऑफ लाइफ को, जिसके अंदर ट्विस्ट्स हैं, टर्न्स हैं, बम्प्स हैं और चैलेंजेस हैं। और अज़ारू की जो कंटिन्यूअस मूवमेंट है अलोंग दिस रोड वो एक सिंबॉलिक एक्सप्लोरेशन के तौर पे हमें दिखाई गई है कि ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एक रोड की तरह, एक जिंदगी है जो रोड की तरह चलती जा रही है, जिसमें मोड़ भी हैं, जिसमें परेशानियां भी हैं, जिसमें ट्विस्ट्स भी हैं, टर्न्स भी हैं और इस तरह के मसाइल हैं। तो ये तमाम थीम्स जो हैं ये कंट्रीब्यूट करती हैं रिचनेस को और एक लेयर्ड किस्म का नैरेटिव हमें नजर आता है नॉवल के अंदर और बड़ा थॉट प्रोवोकिंग किस्म की एक एक्सप्लोरेशन है और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एग्जिस्टेंस है, सोशल स्ट्रगल्स हैं, सोसाइटल स्ट्रगल्स हैं और हमें एक स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड के दरमियान एक बुनी हुई और एक इंटरवाइंड किस्म की स्टोरी हमें देखने को मिलती है। नाउ वी डिस्कस the critical analysis of the famished road. So author Ben Okri ने इनकारपोरेट की हैं spiritual components एक small African community के अंदर, और ये जो यंग अज़ारू है जो गांव में रह रहा है वो खतरनाक किस्म के और सबसिस्टेंस किस्म के और स्पिरिचुअल किस्म के मसाइल में फंसा हुआ है। सबसिस्टेंस मींस मार्जिनल किस्म के और बड़ी स्टार्व्ड किस्म की भूखी नंगी सी जिंदगी है उसकी, जिसके अंदर परेशानियां हैं और एक हंगर है और फैमिशनेस है, तो इसीलिए नाम भी फैमिश्ड है। और कॉन्स्टेंटली वो सस्पिशियस भी है दूसरे लोगों के लिए, लोग उसको बड़े शक की निगाह से देखते हैं, डाउटफुल और बड़ा डिस्ट्रस्टफुल किस्म का एलिमेंट आता है उसके बारे में, क्योंकि वो एक स्पिरिट चाइल्ड है और वो इंटरेक्ट करता है कॉन्स्टेंटली लगातार रूहों के साथ, और फिर उसकी डिफरेंट किस्म की फोर्सेस के साथ एक जंग भी चली हुई है जो कि उसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लेके जाना चाहते हैं, यानी कि उसको मारना चाहते हैं, लेकिन वो फिर भी स्ट्रगल कर रहा है और वो कंट्रोल करता है अपने कनेक्शन को कि किस तरह उसने एंटिसिपेट करना है, किस तरह ट्रबल्स को उसने डील करना है, किस तरह अपनी फैमिली और कम्युनिटी को हेल्प करना है और किस तरह उसने सर्वाइव करना है। तो हर कोई नहीं समझ सकता कि अज़ारू किन मसलों से
गुजर रहा है। जिस तरह के हम हमारे आसपास स्पेशल लोग होते हैं, कुछ माजूर लोग होते हैं, तो हम समझ ही नहीं सकते कि वो जो हमारे पास तमाम चीजें मौजूद हैं, जिस्म के आज़ा और सलाहियतें उनके पास नहीं है, तो वो उस दुनिया में किस तरह रह रहे हैं। तो हर कोई हजारों को नहीं समझता। तो इवन उसको जो उनका जो लैंड लॉर्ड है, जो फैमिली में जिस वो किराए के घर में रह रहे हैं, तो वो भी एक बहुत सिनिकल और बड़ा पेसिमिस्टिक और बड़ा डिस्ट्रस्टफुल किस्म की उसकी भी अप्रोच है, और बड़ा एक मिसएंथ्रोपिक किस्म का वो लैंड लॉर्ड है कि वो भी समझता है कि इनकी भी ये ट्रबल मेकर हैं और इनकी वजह से मसाइल हैं हमें। लेकिन ये जो अजारू है, ये अपने वालिद जो है उसकी ये रिस्पेक्ट जीतने में या उसका दिल जीतने में ये कामयाब हो जाता है कि उसके बाप ये समझता है कि जो सुपर नेचुरल स्पिरिट्स हैं उनके साथ लड़ने में अजारू ने उसकी हेल्प की है जब वो बॉक्सर था। तो एक बहुत ज्यादा काम करने के बाद और बड़े फ्रीकी किस्म के और बड़े वियर्ड और स्ट्रेंज किस्म के जो ख्वाब हैं, उसके बाद उसका जो बाप है वो एक चैंपियन बन जाता है और गांव में कोई भी उसको हरा नहीं सकता। और इवन वो जो सबसे मजबूत किस्म का जो उसका एक अपोनेंट होता है, वो ऐसे लगता है जैसे मतलब कोई घोस्ट है और वो भी कोई रूह है और उसको भी बदरू है, उसको भी वो हराने में कामयाब हो जाता है। तो ये नॉवल जो है ये फोकस करता है रिलेशनशिप्स के ऊपर, जो लोगों के आपस में कम्युनिटी के अंदर हैं और फिर उनमें क्या कमियां रह गई हैं उन पे ये फोकस करता है। अजारों के पास जो एक गिफ्ट है, वियर्ड गिफ्ट, जो उसकी पावर्स हैं, स्पिरिचुअल पावर्स या सुपरनेचुरल पावर्स, उससे वो बहुत इजीली एक रिकग्नाइजेबल फिगर बन जाता है गांव में। लोग उसको बहुत जल्दी पहचान जाते हैं कि ये कुछ स्पेशल है या कुछ अलग सा है, और वो कोशिश करता है कि उसकी जितनी सलाहियतें हैं वो उनको हार्नेस करे और उनसे कम्युनिटी को और उसके आसपास जो लोग हैं उनको फायदा पहुंचाए, और वो लोगों को अननोन किस्म की इविल स्पिरिट्स जो होती हैं, ये बुरी रूहें जो होती हैं, ये बद रूहें जो होती हैं, उनसे बचाने की कोशिश करता है। और उसे जिस तरह बादाम फोटो जो है वो उसके अबीकू चाइल्ड होने की वजह से अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाह रही है। तो बेसिकली उसकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा उसकी अहमियत है कि वो जो स्पिरिट चैलेंजेस हैं, ये रूहानी किस्म की या जो माफाकुल फितरत किस्म की चीजें हैं गांव में, और जो लोगों की लैक ऑफ स्पिरिचुअल ऑब्जर्वेंस है, उसको ये पूरा करता है क्योंकि ये उनको समझता है, ये एक अबीकू चाइल्ड है उस वजह से। सो जो एक मार्जिनल किस्म की और सब्सिस्टेंस किस्म की जिंदगी गुजार रहे हैं गांव के लोग, जब उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास एनर्जी नहीं है और वो बस अपने पेट की खातिर मुश्किल चैलेंजिंग किस्म की लाइफ गुजार रहे हैं और सुबह से शाम तक लगे हुए हैं कि किसी तरह से उनका घर चल जाए, उनका किचन चल जाए, तो उनकी डिजायर ही नहीं है कि वो स्पिरिचुअल वेलनेस के साथ एंगेज हो जाएं। लेकिन अजारू की जो प्रेजेंस है वो डेमोन्स्ट्रेट करती है एक थीम ऑफ नेसेसिटी की, कि जो एक स्पिरिचुअल वारफेयर है जो इस कम्युनिटी का है, ये एक जो रूहानी किस्म की जंग है, तो वो पूरी सोसाइटी की जंग अजारू ने अपने सर ली हुई है और वो एक नई डायमेंशन देता है उनकी जिंदगियों को। जैसे कि उसके जो बाप का आखिरी मैच है और वो जीतता है उसको, और वो अपेरेंटली उसको घोस्ट कहते हैं और बहुत मुश्किल मैच है जो कि ग्रीन लेपर्ड के साथ हुआ है, तो उसमें भी वो बेसिकली कंसिडर करते हैं कि अजारू की जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं उनकी वजह से इसका बाप जो है उससे जीता है, हालांकि उसको चीट भी कर रहे थे मैच के दौरान। तो अब लोग समझने लग गए और बिलीव करने लग गए और इंस्पायर होने लग गए और एक उसको अथॉरिटेटिव फोर्स के तौर पे लेने लग गए, और उसका जो पॉलिटिकल और अपर क्लास में भी इन्फ्लुएंस है, जो एक पहले राइवलरी का एलिमेंट था वो चेंज हो रहा है और चीजें थोड़ा अमन की तरफ, सुकून की तरफ जा रही हैं और थोड़ा सा इनकी फेवर में जाना शुरू हो गई हैं। Let's discuss the use of symbols, allegory and motifs in the novel. The false death. ये जो क्वेश्चन है Azaro's clairvoyance. Clairvoyance means divining, जो उसने मर जाना है। ये बहुत सिवियर है और लाइफ थ्रेटनिंग है थ्रू आउट द स्टोरी, क्योंकि ये अभी को चाइल्ड है और इसने बहुत ही अडल्टहुड से पहले ही बहुत जल्दी इसने चला जाना है। तो ये एक क्वेश्चन है स्टोरी के अंदर, जो फॉल्स डेथ है, मींस वो बंदा मरा नहीं है लेकिन मौत उसके साथ एसोसिएट या कनेक्ट कर दी गई है। और एक बार मर्तबा तो ऐसा हो चुका है कि वो एक बहुत ही बड़ी फ्यू किस्म की और बड़ी ब्लैकआउट किस्म की एक स्टेट से गुजरा है, जिसमें वो ऑलमोस्ट उसको मरा हुआ समझा गया था और उसको कफिन में डाल भी दिया गया था, लेकिन फिर वो उसमें जाग गया। तो उसके वालिदैन जो है वो बिलीव कर रहे थे कि ये मर चुका है और एक ट्रेडिशनल किस्म का लॉस ऑफ सोल हो चुका है और एक सफरिंग है, परेशानी है जो अब गुजरना है, क्योंकि वो अभी को चाइल्ड था, उसने चला ही जाना है। तो उनके जो वर्ल्ड व्यू है और उनके पर्सपेक्टिव में जो भी शख्स जिसमें स्पिरिट्स हैं या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसका कनेक्शन है या वो गवर्न करता है रूहों को या स्पिरिट्स को, तो वो सोल ऐसा है जिसने डिस्ट्रैक्ट हो जाना है और जिसने वापस चला जाना है एक अनदर डायमेंशन में, उस अपनी दुनिया में वापस चला जाना है। और वो अपनी ये जो एक वर्ल्डली प्रेजेंस है उसकी दुनिया की या उसकी बॉडी की, वो एक नई डायमेंशन में चली जाएगी और उसके बारे में दोबारा कभी बात नहीं होगी और वो कभी लौट के नहीं आएगा। बेसिकली वो मर जाएगा। तो वो हालांकि जिंदा है लेकिन उसने एक बार एक फॉल्स डेथ एक्सपीरियंस कर ली है, और प्लस उसके जिंदा होने के साथ ही उसकी मौत एसोसिएट की गई है कि जो भी उसको देखता है वो जब उसकी कनेक्टिविटी विद द स्पिरिचुअल वर्ल्ड करता है तो वो कहते हैं कि ये बेशक जिंदा है लेकिन इसने बहुत जल्द इस दुनिया से चला जाना है। ये जिस तरह आग ही का अजाब होता है ना, जिस तरह ये सजाए मौत के कैदी जो होते हैं, तो उनको जब बता दिया जाता है कि आपने फलां महीने में फलां डेट को मर जाना है,
تو وہ اس ڈیٹ کو انہوں نے مرنا ہے یا نہیں مرنا وہ پہلے ہی مر جاتے ہیں، کیونکہ ہر آنے والے دن ان کی موت ان کو قریب آتے نظر آتی ہے. تو ہم جو زندہ ہیں موت کا تو ہمیں بھی نہیں پتا، لیکن ہمیں کم از کم آگے ہی کا عذاب نہیں ہے. فار ایگزامپل مجھے ابھی بتا دیا جائے کہ میں نے 60 سال بعد مرنا ہے، تو ہو سکتا ہے میں نے ویسے 60 سال نہ جینا ہو، لیکن وہ جو مجھے ایک ایگزیکٹ ڈیٹ پتہ لگ جائے گی کہ فلاں سن کے فلاں سال اور فلاں مہینے میں نے مر جانا، تو وہ میرا ہر آنے والا دن زندگی میں سے ایک میں سے سمجھوں گا کہ جیسے میں موت کے قریب جا رہا ہوں. تو نارملی یہ جو ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کب مرنا ہے، اسی میں ہی بیسیکلی زندگی چھپی ہوئی ہے. سو یہ بہت زیادہ ایک سمبلائزیشن کا ایلیمنٹ ہے اس کے ساتھ کہ ہزاروں کی جو ریزیلینسی ہے اور جو ایک سبلائم انکاؤنٹرز ہیں اس کے جو اسپرچل ورڈز کے ساتھ ہیں، اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ اس کا کنیکشن اسپرٹ ورڈ کے ساتھ یا اسپرٹ ریئلم کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور وہ ولنگلی لائف کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے اور دنیا میں رہنا چاہتا ہے، اور وہ ایون اپنی پرسنل لائف کو رسک پہ بھی ڈالتا ہے اور سفرنگ اور پریشانیوں سے اور مسئلوں سے بھی گزرتا ہے کہ وہ اپنی اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ ایک جنگ لڑ رہا ہے اسپرچل ورلڈ کے ساتھ اور وہ نہیں مرنا چاہتا اور نہیں جانا چاہتا. تو یہ ایک ہمیں ری برتھ کا ایک اس میں فینومینا نظر آتا ہے کہ جس طرح وہ ایک بار مر چکا تھا لیکن دوبارہ زندہ ہو کے اس دنیا میں آیا ہے. سو ہی اگین ریزز فرام دا ڈیتھ، کہ کفن میں اس کو ڈال دیا گیا تھا اور اس کے والدین بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ مر گیا، لیکن وہ پھر بھی بچ گیا اور اس دنیا میں واپس آیا ہے. سو یہ ایک سمبل ہے جس کو ہم لے سکتے ہیں کہ فالس ڈیتھ کا. دین دی اینٹی فادر مینس اس کا باپ جو ہے وہ بہت ظالم انسان ہے، کوئی اتنا کائنڈ آدمی نہیں ہے، اور وہ ڈیفیکلٹ قسم کے ایکسپیرینس سے گزرا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ازارو ہے یہ بیسیکلی فیملی کے لیے ایک مسئلے اور پریشانی کا باعث ہے، اور اس کی وجہ سے فیملی کے لیے ہارڈ شپس ہیں، اور وہ کوئی اسٹیبلٹی یا سپورٹ نہیں دے رہا فیملی کو. اور ازارو کا جو باپ ہے وہ بڑا ڈیمانڈنگ ہے اور بڑا ظالم ہے، اور وہ جس وقت نشے میں چلا جاتا ہے، جس وقت شراب پی لیتا ہے، تو وہ اپنے بچے اس ازارو کو مارتا بھی ہے. تو ازارو اس پوری سچویشن کا ایک وکٹم بنا ہوا ہے، اور ازارو کا باپ یہ کہتا ہے کہ یہ ہماری جو ریپوٹیشن خراب ہوئی ہے اور پورا ہمیں جو مسائل کا سامنا ہے یہ بیسیکلی ازارو کی وجہ سے ہے، کیونکہ ازارو کی جو اسپرٹس ہیں وہ آتی ہیں اور وہ گاؤں میں لوگوں کو پریشان کرتی ہیں اور ان کو ہراس کرتی ہیں، ڈراتی ہیں، جبکہ اصل میں ازارو کا باپ جو ہے وہ اپنی پریشانیوں کا خود ذمہ دار ہے، اور جتنے بھی نیگیٹو قسم کے افیکٹ ہوئے کمیونٹی میں، کیونکہ وہ توجہ نہیں دیتا اور بالکل عیاش قسم کا آدمی ہے، اور اس نے انفیکٹ کیا ہوا ہے، پلیگ کیا ہوا ہے ازارو کی مینٹل ہیلتھ کو، ازارو بیچاروں کو بھی پریشان کیا ہوا ہے. مڈام کوٹو کا جو کیریکٹر ہے نیچرلی ازارو انجوائے کر رہا ہے، وہ گھر سے نکلتا ہے اور وہ اس کی کمپنی میں رہتا ہے مڈام کوٹو کی، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کدھر جانا ہے، لیکن پھر آخر میں اس کو انویٹیشن ملتا ہے اور وہ وزٹ کرتا ہے میڈام کوٹو کو، اور میڈام کوٹو جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ وہ ایک گاڈ مدر کے طور پہ خود کو پریزنٹ کرتی ہے، لیکن اصل میں وہ اس کی اسپرچل جو ہیں ابیلٹیز ان سے فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہے، اور وہ الاؤ کرتی ہے اس کو اپنے ساتھ رہنے کے لیے. اور جتنے بھی گاؤں میں پاور والے لوگ ہیں یا جن کے پولیٹیکل کنیکشنز ہیں ان کو وہ اپنا خادم ریپرزینٹ کرتی ہے اور ان کی سروس میں رہتی ہے اور ان سے فائنینشیل اور ٹرانزیکشنل بینیفٹس لینا چاہتی ہے. اور یہ جو میڈام کوٹو کا کیریکٹر ہے یہ سمبلائز کر رہا ہے کہ کمیونٹی کے اندر ایسے ایسپیکٹس بھی ہیں ادر دین ازارو، جو ازارو نے گھر کے علاوہ بھی ایک دنیا دیکھی ہے کہ لوگ کس طرح دنیا میں گم ہیں اور پیسے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. گھر میں تو حالانکہ ایک ایلیمنٹ آف پیٹریارچی ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے والد کا کنٹرول ہے اور اس کی والدہ صرف ایک گھریلو خاتون کے طور پہ رہ رہی ہے، لیکن جب وہ کوٹو کے بار میں جاتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے کہ ایک میٹریارچیکل قسم کا انوائرمنٹ بھی ہے جس میں خواتین پاورفل ہیں اور امپاورڈ ہیں اور کام کر رہی ہیں اور پیسہ کما رہی ہیں اور سوسائٹی میں اپنا ایک رول انہوں نے کیا ہوا ہے. تو اس سے ازارو کے جو ایسپیکٹس ہیں لائف کے بارے میں اور اس کی انوسنس ختم ہو رہی ہے، وہ بہت جلدی میچور ہو رہا ہے اور وہ اپنے گھر پہ نہیں ہے اور وہ سیکھ رہا ہے، اور ایک سسٹمیٹک قسم کا جو انجسٹس ہو رہا ہے وہ بڑا بادر کر رہا ہے اور بڑا پریشان کر رہا ہے اور ٹربلز کریٹ کر رہا ہے اس کی فیملی کے لیے. ازارو کا جو باپ ہے جب وہ باکسنگ سٹارٹ کرتا ہے تو ایک فائٹ کو جیتتا ہے جسے اس کا نام رکھ دیتے ہیں بلیک ٹائگر. تو بلیک ٹائگر بھی ایک سمبولکلی یا ایلیگوریکلی ایک موٹیو کے طور پہ لیا گیا اس ناول میں. تو ازارو کا باپ جب فائنلی ریئلائز کرتا ہے کہ وہ فائٹ کرنا چاہتا ہے، باکسنگ کرنا چاہتا ہے، تو ازارو اسپرٹس کو یا روحوں کو بلاتا ہے اور وہ پریکٹس کرتی ہیں اس کے باپ کے ساتھ باکسنگ کی فائٹنگ. اور یہ ایک اسٹرینج قسم کا ریورسل ہے اور ایک کامن قسم کی تھیم ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، جس میں ہمیں اسپرچل ایلیمنٹ نظر آتا ہے ناول کے اندر. اور وہ ایک بوڑھا آدمی ہے پھر بھی وہ ٹریننگ کر رہا ہے باکسر کی طرح، اور ایک ینگ اسپرچل سی برڈ ہے جس کو ٹریننگ کرنے میں ہیلپ بھی کر رہی ہے، اور وہ ڈیمنز کو فائٹ کرتا ہے اس کے اندر. وہ ایک بوڑھا آدمی ہے لیکن وہ لڑ رہا ہے روحوں کے ساتھ اور بدروحوں کے ساتھ، اور ایک ایکسپرٹ قسم کے ایک جینی قسم کے جن لوگ ہیں اور وزرڈز ہیں جن کے ساتھ وہ لڑ رہا ہے. اور یہ جو فائٹنگ سکلز وہ ڈیولپ کرتا ہے ان ڈیمنز کے ساتھ، ان جینیز کے ساتھ یا جنوں کے ساتھ، بڑا انٹرسٹنگ سمبل ہے یہ. اور اس کا باپ ایکسپیرینس کرتا ہے کہ اس کی آئیڈینٹی چینج ہو گئی ہے اور وہ ایک مطلب نارمل آدمی سے بلیک ٹائگر کے نام سے وہ جاننے لگے، اس کو لوگ جاننے لگ گئے. اور ایک فیملی کے اندر ایک ٹرانسفارمیشن کا ایلیمنٹ سگنل ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، اور اس سے اس کی زندگی میں جو ایلیمنٹ آف سکسیس ہے اس کے ساتھ جو ایلیمنٹ آف فلفلمنٹ ہے وہ کنیکٹ ہو گیا ہے، اور اس سے اس کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو گیا.
کہ وہ جو وائلنس کرتا تھا وہ وائلنس उसने थोड़ी सी उसको एक डायरेक्शन दे दिया, उसको फाइट्स में कन्वर्ट कर दिया, और फिर वो अपने जीतने से जो जुआ जीतता है और उससे जो पैसे आते हैं तो उसकी फैमिली के हालात थोड़े से अच्छे होना शुरू हुए हैं. तो एलिगोरी ऑफ पावर इन्वर्जन, एलिगोरी बेसिकली सैम्बल्स होते हैं या ये मेटाफर रिलेटेड एक चीज है. सो नॉवेल्स जो है उसमें हम देख सकते हैं कि पावर इन्वर्जन की एक एलिगोरी है घर के अंदर. जो साइकोलॉजिकली अजारो जो है वो उनके घर में मेन बंदा है, अल्फा है उस फैमिली का, और उसका फादर जो है उसका वो विक्टिम भी बना हुआ है, उसका बाप उसको मारता है. सो ये सबकॉन्शियसली अजारो के एक्सपीरियंसेस जो है उनको ब्रॉड कर रहे हैं, और वो जो एक सबलिमिटी का या डिविनिटी का या एक वर्जन है उसके अंदर जो कि एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड का है और रियलिटी के साथ जो उसका कनेक्शन है, तो वो बाप के साथ उसकी जो ये अंडरस्टैंडिंग है रियलिटी और स्पिरिचुअलिटी, उसके अंदर एक नैरो किस्म की उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि हालांकि वो कनेक्टेड टू दी स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, लेकिन दुनिया में उसको किस तरह मतलब इनह्यूमनली ट्रीट किया जा रहा है जब बाप नशे में आके उसको मारता है या उसकी चीजों का ख्याल नहीं रखता और फिर उसको कोसता रहता है और सारे इल्जाम जो मसले हैं उसके ऊपर लगाता है कि अजारों की वजह से सारे मसले हैं. और इससे अजारों में ग्रीवांसेस डेवलप होते हैं, एक सीरियस किस्म की एक सोबरिटी उसके अंदर आ रही है और एक सोलमनेस उसके अंदर आ रही है जिसके अंदर वो परेशान रहता है और वो उन ग्रीवांसेस का रिड्रेसल करवाना चाहता है, बेसिकली तज़किया करना चाहता है या अजाला करवाना चाहता है. तो ये एक्सप्लेन करता है कि उसके बाप ने एक ऐसा रोल प्ले किया है जिसमें अजारों को एक विक्टिम के तौर पे दिखाया गया है और एक फिजिकल चैलेंज के तौर पे दिखाया गया है कि उसने पंचिंग बैग बनाया है अजारों को, जब तक कि उसका बाप खुद नेगेटिव एस्पेक्ट्स और ये चीजें जो हैं इनको छोड़ के और जो केओस है इसको छोड़ के जो एंग्री स्पिरिट्स का एलिमेंट है घर के अंदर अमन सुकून लाने के लिए, रिस्टोर करने के लिए वो खुद एक फाइटिंग वाली साइड पे और बॉक्सिंग वाली साइड पे नहीं जाता, तब तक ये मसले चलते रहते हैं. सो अजारो जो है जब उसका बाप बॉक्सिंग शुरू करता है और वो अजारों की स्पिरिट्स उसको हेल्प करना शुरू करती हैं और वो फिर ईविल्स के साथ एक जो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता है तो उससे घर के अंदर एक एलिमेंट ऑफ पीस शामिल होना शुरू हो जाता है क्योंकि अभी अजारो और उसका बाप मिलके एक काज के ऊपर काम कर रहे हैं. नाउ वी डिस्कस द यूज ऑफ मेटाफर्स एंड सिमिलीज इन द नॉवेल. द शाइनिंग ऑफ गॉडेस, अजारो डिस्क्राइब करता है एक कोई गॉडेस है जिस तरह देवता होते हैं और देवियां होती हैं, तो उसकी एक चमकदार आंखें हैं जो डायरेक्टली वो कंपेयर कर रहा है जैसे कि आंखों के अंदर कोई चांद है या चांद की तरह के कोई पत्थर है जो चमक रहे हैं, जिसको सिमिली के तौर पे लिया गया है. तो एक पर्टिकुलर सिमिली है जो ट्रिगर करती है या प्रेसिपिटेट करती है और अपील करती है रीडर्स की इमेजिनेशन को कि रात को जो चीजें चमक रही हैं और जिनकी वजह से रोशनी है बेसिकली वो गॉडेस की चांद की तरह कोई आंखें हैं या देवी की आंखें हैं जिनकी वजह से एक शाइनिंग और एक चमक नजर आ रही है हमें. अगेन वही माफाकुल फितरत या स्पिरिचुअल किस्म की एक नेचर दिखाई गई है. द घोस्ट बॉयज अपीयरेंस, ये एक और एडिशन है अकॉर्डिंग टू द नैरेटर रूम के अंदर जो कि उसने एक डिस्क्राइब की है सिमिली और एक अटेंशन और अट्रैक्शन डेवलप करने की और फैसिलिटेट करने की कोशिश की है कि एक लड़के की रूह है या घोस्ट है जो कि आई है अजारो के कमरे में, क्योंकि अजारो स्टोरी का नैरेटिव है और अजारो जो है वो कंपेयर करता है उस घोस्ट को कि ये कोई ब्लूइश किस्म की एक हेज है, एक मिस्ट है, एक फॉग सी है या क्लाउड है जो इमेजरी को मजीद एनहांस कर रही है. और वो इस तरह कि द घोस्ट ऑफ द बॉय वाज अप ऑन द सीलिंग like a perpetual bluish haze. Again इसको सिमिली के तौर पे लिया गया है. Then size of the sleeping man, अजारो कंपेयर करता है एक स्लीपिंग आदमी को जो कि कुर्सी के ऊपर है और वो एक उसको जायंट के तौर पे ले रहा है जिस तरह के फेरी टेल्स में और कहानियों में एक ह्यूज और मैसिव किस्म के और इनॉर्मस किस्म के जायंट्स होते हैं उनसे, और जो जायंट है उसको उसने यूज किया है मेटाफोरिकली और एट्रीब्यूट की है क्लोसल और जाइजेंटिक किस्म की क्वालिटीज ऑफ साइज विद द मैन स्लीपिंग ऑन द चेयर. सो द मैन स्लीपिंग ऑन द चेयर वाज लाइक अ जायंट इन फेरी टेल्स. कोई एक बंदा है जो कुर्सी के ऊपर लेटा हुआ था और वो ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई फेरी टेल के अंदर कोई जायंट, कोई हेवला सा और कोई बहुत ही बड़ा सा कोई एक जिस्म पड़ा हुआ है. The hanging arm of the narrator's father, अजारो के बाप को पुलिस पकड़ लेती है और मारती है क्योंकि उसने कोई दंगे फसाद हैं या राइट्स हैं जिनमें पार्टिसिपेट किया है. तो अजारो डिस्क्राइब करता है कि जो उसके बाप का हाथ है जो कि लटक रहा है और वो एक अपेंडेज है, एक अटैचमेंट है, ये एक एक्सेसरी के तौर पे लिया गया है जो कि अभी खत्म हो गया. ये मतलब कि वो बंदा खुद जिंदा है और उसका हाथ खत्म हो गया, ये मर गया है. So there was an ugly cut on his forehead, bruises on his face, and his arm hung beside him like a deceased appendage. Means कि वो खुद जिंदा है लेकिन ये बाजू खत्म हो गया, मर गया है, फालिज ज़्यादा हो गया. The playful nature of the children, अजारू डिस्क्राइब करता है कि सिमिलीज में तस्वीरी शक्ल में वो रिप्रेजेंट करता है और कंपेयर करता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं और वो खुद को जानवरों से तशबीह देता है और वो खुद को मतलब कि स्क्विरल जिस तरह की गुलैरी होती है और एज ए मेटाफर फॉर द चिल्ड्रन प्लेफुल नेचर के जिस तरह बच्चे खेलते हैं और कोई कहता है कि तुम घोड़ा बन जाओ और मैं
बिल्ली बन जाता हूँ या मैं तोता बन जाता हूँ, इस तरह की वो एक कहानी ये रिफ्लेक्ट की है। और वो खुद को कहता है कि वो खरगोश की तरह है, जिस तरह मतलब ही लुक लाइक अ रैबिट। सो एक मेटाफर है फॉर हिज ओन वल्नरेबिलिटी, उसकी कमजोरी कह सकते हैं, ये उसकी हेल्पनेस कह सकते हैं कि वो मतलब खुद को उसने खरगोश कहा है, मतलब एक बिल्कुल बेजरर सा जानवर जो मतलब हर कोई उसको नुकसान पहुंचा सकता है लेकिन खरगोश बेचारा कुछ नहीं कर सकता। तो द चिल्ड्रन वर लाइक स्क्विरल्स, बिल्कुल मासूम छोटे छोटे जानवर, एंड आई रिजेंबल्ड अ रैबिट, बिल्कुल बेजरर सी चीजें उसने रिफ्लेक्ट की। नाउ वी डिस्कस द एलिमेंट ऑफ आयरनी इन द नॉवल, द आयरनी ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म जो एक ड्रामेटिक आयरनी है, क्योंकि ये इंप्लॉय कर रही है कि वहां पे स्पिरिचुअल फोर्सेस मौजूद हैं और जो कि अंडरनीथ सरफेस के अंदर रियलिटी में मौजूद हैं लेकिन लोग उनको देख नहीं सकते। और ये एक ऐसा फैक्ट है जो अजारू को पता है और वो देखता है और उसको नजर आती हैं चीजें, और वो एक लेवल ऑफ ड्रामा ऐड कर रही है लाइफ के अंदर कि वो भी इन रूहों का या इन स्पिरिट्स का मुकाबला नहीं कर सकता अगर उसको फैमिली की सपोर्ट नहीं होती और कम्युनिटी की सपोर्ट नहीं होती। और बेसिकली वो रूहें आ रही हैं और रियलिटी के इस तरह के एक्सपीरियंसेस हैं जो उसको साथ लेके जाना चाहती हैं, लेकिन वो फिर भी बच जाता है और उनके साथ नहीं जाता और वो फैमिली के साथ जिंदा है। तो ये एक अफ्लिक्टेड, एक डिस्ट्रेस्ड किस्म की एक ड्रामेटिक आयरनी है और एक सिचुएशनल आयरनी भी है जो बार बार रोज्ड है और बार बार हमें नजर आती है, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ व्यू है अजारू का वो बड़ा कंसिडरेबल है, क्योंकि वो इस दुनिया से बिलोंग ही नहीं करता, वो डिविनिटी से या स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बिलोंग करता है। और इस नॉवल से हम मिसाल के तौर पे ये भी ले सकते हैं कि लोग भी उसको अच्छा ट्रीट नहीं करते और तमाम जो स्पिरिचुअल एलिमेंट्स हैं ये गांव के अंदर जितने भी मसाइल हैं, परेशानी है, तो वो अजारू के साथ कनेक्ट करते हैं कि बेसिकली ये जो रूहें मौजूद हैं यहाँ पे, ये स्पिरिचुअल एलिमेंट्स, ये स्पिरिचुअल बीइंग्स मौजूद हैं, ये अजारू की वजह से मौजूद है और उनकी वजह से मसाइल है। द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, अजारू की जो फैमिली है वो भी एक आयरॉनिकली वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देती है कि ठीक है ये भी मर गया है और ये भी इसको दफना दो, जो एक वो कैस्केट ये कफिन में उसको ये कंसिडर किया जाता है कि ये मर चुका है और उसको दफनाने वाले होते हैं। लेकिन एक बहुत लंबी एक स्पिरिचुअल एपिसोड चलती है और वो उन स्पिरिट्स के साथ फाइट करता है और उस दुनिया में वापस आ जाता है, यानी कि अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने से एक बार बच जाता है, मरने से बच जाता है, दोबारा जिंदा हो जाता है, उसकी रीबर्थ होती है। तो ये जो ब्लैंकनेस है ये स्टेट करती है या उसका जो एक सोल है वो डिपार्ट कर चुका था, मर चुका था, जा चुका था या जाने के मराहिल में था, लेकिन फिर वो वापस आता है, उसकी जिस्म में वापस उसकी रूह आ जाती है और वो अपने वालिदैन से मिलता है और वो फिर डिसाइड करता है कि वो वापस आ नहीं रहा था, बस वो आ गया है और उनके साथ अभी रहना चाहता है और वो उसको भी दफनाने ही वाले होते हैं कि वो जाग जाता है। ये भी एक आयरनी के तौर पे लिया गया है कि अजारू की जो रेजिलियंस है रीबर्थ के लिए, कि वो इतना इस दुनिया में रहना चाहता है कि वो मौत से भी लड़के वापस आ गए। और फिर ये थोड़ी सी इस तरह की भी एक रिफ्लेक्शन देता है कि जिस तरह उसके वालिदैन तो हिम्मत हार चुके थे और वो उसको दफनाने वाले थे, यानी कि वो भी उसको भेज रहे थे उस दुनिया में लेकिन उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन वो फिर भी डेथ को अबेंडन करके वापस दुनिया में आ गया और दोबारा जिंदगी में आ गया। दी एंग्री फादर, सो अजारू एक स्पिरिचुअल इंसाइट है उसकी और वो अपने बाप का विक्टिम है, उसका बाप उसको मारता है, उस पर जुल्म करता है, तो जब भी उसका बाप अपसेट होता है उसको मारता है और जब भी वो शराब पीता है तो उसको मारता है। तो उसके वालिद का जो गुस्सा है वो बहुत ही आयरॉनिक है क्योंकि वो ड्राइव करता है बिहेवियर को और जो कि लिटरली एक सेल्फ डिफीटिंग किस्म का है। तो बेसिकली वो खुद हारा हुआ इंसान है लेकिन अपनी हार का जो इल्जाम है वो दूसरों पे लगाता है और अपना गुस्सा जो है दूसरों पे ठंडा करता है। तो बेसिकली उसके जितने भी पैसे के मसाइल हैं और वो जो सारे पैसे शराब में उड़ा देता है और फजूल सी चीजों में उड़ा देता है, तो फिर उसका जो गुस्सा है वो भी मिसप्लेस्ड किस्म की एक चीज हमें नजर आती है कि वो मसला कोई और है लेकिन गुस्सा निकालता कहीं और पे है। और एक बड़ा गहरा और बड़ा डीप इनजस्टिस है कि उसको गुस्सा होने के लिए उसके पास बहुत सारी रीजंस हैं लेकिन वो फिगर आउट नहीं कर पाता कि वो मतलब गुस्सा किस वजह से और गुस्सा निकाल किस पे रहा है। तो वो ऑफन मतलब कि अक्सर जो है अपने जो गुस्से की वजह है वो दूसरे लोगों को ब्लेम करता है और सिचुएशंस क्रिएट करता है और बहाने बनाता है और वो कहता है कि मतलब कि ये इस वजह से ये मसला नहीं बना जबकि ये उस वजह से ये मसला बना, यानी कि अजारू और मुख्तलिफ किस्म की मतलब ब्लेम गेम करता है वो दूसरों को अपनी गलतियों का जिम्मेदार ठहराता है। ये एक आयरनी के तौर पे द डेस्पिरेशन ऑफ पॉवर्टी। सो मडाम कोटो का जो बार है वो अजारों को एक मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग देता है कि वो समझता है अपनी गुर्बत को, कि वो देखता है कि घर में एक पैट्रियार्चिकल रोल है कि हमारे वालिद ने सारी चीजें कंट्रोल की हुई है और अम्मा जो है बहुत परेशानी में और मसलों में है और यहाँ पे एक खातून है जो कि मैट्रियार्चल किस्म की एक कैरेक्टर के तौर पे है और वो किस तरह अपने जनाब बिजनेस को फैला रही है और उसकी कितनी लाइफ जबरदस्त है। तो उससे पॉवर्टी अंडरस्टैंड करने में हेल्प होती है, जो कि मतलब पैसे वाले लोग आते हैं तो इनको खाने के पैसे नहीं है और लोग उधर शराब में पैसे उड़ाने आते हैं, इस किस्म का एक एलिमेंट है। और वो देखता है कि लोग आते हैं और लोग उधर हैं जो सिर्फ पैसे के पीछे हैं और उन लोगों के पास पैसा होने की वजह से सोसाइटी में गुर्बत है, यानी कि जो एक इकोनॉमिक इम्बैलेंस है। और वो ये रियलाइज करता है कि इंटेंस किस्म की सफरिंग है उसके अंदर गुर्बत की और जो उसको एक साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में भी लेके जाती है और वो हर वक्त प्री ऑक्युपाइड रहता है।
और वो अपने बाप के बारे में सोचता है कि किस तरह फ्रिवलसली, ये बहुत ही एक प्लेफुल अंदाज में या फजूल खर्ची करता है उसका बाप। तो बुनियादी तौर पे वो बेसिकली रिजेक्ट कर रहा है एक कांस्टेंट किस्म की पैनिक और एक मसले को जो पैसे के बारे में है, और उसके अंदर जो एक टेरर है, खौफ है कि पैसे का एक जो ये बिंग और पर्च का साइकिल है, यानी कि पैसे की जो रेल पेल है, आना है और फिर पैसे का खर्च हो जाना है, इसने किस तरह उसकी फैमिली को गरीब रखा हुआ है। बहुत मुश्किल से कमाया हुआ पैसा बहुत आसानी से उसका बाप उड़ा देता है और उसकी फैमिली सफर कर रही है। ये बिंज पर्च को हम इस तरह ले सकते हैं कि एक ऐसा साइकिल के जिससे पैसा एलिमिनेट होता है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। द फाइटिंग हीरो, अज़ारो की फैमिली की जो लाइफ है या उसकी जो किस्मत है वो बदल जाती है जब उनका बाप ये डिसाइड करता है कि वो बॉक्सर बनेगा और फाइटिंग स्टार्ट करेगा। अब अज़ारो खुद तो लड़ नहीं सकता अपने बाप के साथ ताकि वो प्रैक्टिस करे और उसकी स्किल्स इंप्रूव हो और वो ट्रेनिंग करे अपनी। सो वो जो है वो बुलाता है, समन करता है घोस्ट को, रूहों को, बदरूहों को, और वो जो डेविल्स हैं, जो शैतान हैं और जो जीनीज हैं उनको बुलाता है, और वो फिर उसके वालिद के साथ लड़ते हैं। उनको जो अज़ारो का बाप है वो फाइटिंग प्रैक्टिस करता है और अपनी स्किल्स डेवलप करता है बॉक्सिंग की, और फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक एब्यूसिव मैन से एक हीरो के तौर पर, मतलब जो गालियां निकालता रहता है, गुस्से में रहता है, हर वक्त मारपीट करता रहता है, उससे वो एक हेरोइक और एक क्लासिक किस्म की फिगर बन जाता है कम्युनिटी में, क्योंकि वो एक बॉक्सर बन गया है। और फिर वो डीमन से फाइट करना जानता है, जिनों से लड़ना जानता है, रूहों से, बदरूहों से लड़ना जानता है, और फिर कम्युनिटी एक अनसीन बेस से एक अनोखे अंदाज में देखती है कि किस तरह वो जो बदरूहें हैं वो उन्हें ट्रबल में डाल रही हैं, बॉदर करती हैं, परेशान करती हैं, अफ्लिक्ट करती हैं, और अभी ये जो बंदा है जो बॉक्सर है ये उन रूहों से लड़ेगा। तो उसको हीरो के तौर पे लिया जाता है क्योंकि वो बड़ी खतरनाक किस्म की उसमें क्वालिटीज हैं और वो भी बड़े प्रोडक्टिव वे से उन डीमंस के साथ और उन स्पिरिचुअल एलिमेंट के साथ लड़ रहा है और फाइट कर रहा है और अपने गांव को बचा रहा है। और जिससे आखिर में स्टोरी के आखिर में दिखाया जाता है कि एक पुरअमन और एक बड़ा सुकून का माहौल भी हमें नजर आता है। नाउ वी डिस्कस द इमेजरी इन द नॉवेल। तो जो पुअर कम्युनिटी है उसको एज ए इमेजरी रिप्रेजेंट किया गया है और ये सजेस्ट करती है और रीअफर्म करती है डिस्क्रिप्शन ऑफ अज़ारोस विलेज के किस तरह के लोग हैं वहाँ पे। ट्राइबल कम्युनिटी है अफ्रीका की जो कि प्लेग्ड है और पॉवर्टी में बिल्कुल इन्फेक्टेड है और डूबी हुई है गुर्बत में और बीमारी में, और जो फैमिलीज हैं वो सीरियस किस्म के प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं और उनके पास कोई वसाइल भी नहीं है कि वो उन मसाइल को हल कर सके। और कम्युनिटी जो है वो हल्के हल्के स्लाइड कर रही है और उनपे केओस और परेशानियां और मसले बढ़ते जा रहे हैं। और अज़ारो का जो एक्सपीरियंस है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का किसी न किसी तरीके से वो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है कम्युनिटी को दे रहा है स्पिरिट्स के बारे में और वो उस कम्युनिटी को बचाने की कोशिश कर रहा है। और जो कम्युनिटी है उसके अंदर बहुत ज्यादा, बहुत राइट किस्म की और बहुत डिटेल्ड किस्म की और बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटी है क्योंकि फैमिलीज डेस्परेट हैं और परेशान हैं और वो ये समझती हैं कि हमारी सारी परेशानी और हमारे सारे मसले बिकॉज ऑफ दी स्पिरिचुअल एक्टिविटी। द स्पिरिचुअल रियल, अज़ारो जो है उसका एक बहुत यूनिक रिलेशनशिप है स्पिरिचुअल दुनिया के साथ। और हालांकि कम्युनिटी के अंदर भी ऐसे लोग हैं जिनका स्पिरिचुअल चीजों के साथ या एंटिटीज के साथ ताल्लुक है और उनको अक्सर रूहें और बदरूहें नजर आती रहती हैं। और अज़ारो बेसिकली हर वक्त ही उसको, क्योंकि उसका स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि वो एक अबीकू चाइल्ड है, तो उसको तो ये रूहें और बदरूहें हर वक्त नजर आती हैं। लेकिन सोसाइटी में और लोग भी हैं जिनको कभी कभी कम्युनिटी में ये चीजें नजर आती हैं, जिस तरह के एडी का कैरेक्टर है जो कि इसका दोस्त है। तो नॉवल से हमें पता लगता है कि ये इमेजरी के तौर पे दिखाया गया है कि अज़ारो की जिंदगी में बहुत मसले हैं और बड़ी हॉरिफाइंग किस्म की उसकी जिंदगी है और बहुत एक हॉरर की जो टोन है वो कंटिन्यूड उसकी जिंदगी में हमें नजर आती है। चूंकि अज़ारो के पास जो सब्लाइम एलिमेंट्स हैं जो उसके ज़हन के अंदर हैं या वो जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो उनसे ज्यादा पावरफुल है या उनके ऊपर उसका कंट्रोल है, क्योंकि एक बार वो डेथ को डिफाई भी कर चुका है, मौत से वापस भी आ चुका है। तो इसलिए वो जो घोस्ट हॉन्टिंग है, ये जो रूहों का डर, बदरूहों का डर है, उनका विक्टिम नहीं बना और उसकी इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव या समझने की जो इमोशनल स्टेट है वो खराब नहीं हुई। और वो एक इस तरह का जादूगर बन गया है या सॉर्सरर बन गया है, एक ऐसा मैजिशियन है जो कंट्रोल कर सकता है स्पिरिट्स को, और उन स्पिरिट्स को कंट्रोल करके वो लाया है और उसने अपने बाप के लिए ट्रेनिंग का एक माहौल बनाया है कि वो अपना बाप, उसका जो बूढ़ा बाप है, वो घोस्ट के साथ ट्रेनिंग करे फाइटिंग की, और वो एक बड़ी सख्त किस्म की ट्रेनिंग है और उससे फिर वो बड़े बड़े लोगों को भी हराने में कामयाब हो जाता है। डिसफंक्शन एंड मेंटल हेल्थ, इसको अगर इमेजरी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें कि जो अज़ारो का जो घर है उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट सी एक इमेजरी हमें नजर आती है जिसमें के अंदर एक मेंटल इम्बैलेंस है और परेशानियां हैं और एक डिसफंक्शनैलिटी है, और जो हमें नजर आ रही है ऑब्वियस है, प्लेनली ऑब्वियस है। और वो सारे लोग उसकी फैमिली के चाहते हैं कि उनको कोई ऐसी जगह मिले जहां पे उनको एक कंफर्ट और एक रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट मिले। लेकिन उसका बाप जो है ऑन दी अदर हैंड वो एक अल्कोहलिक है और वो शराब पीता रहता है और गुर्बत में डूबा हुआ शख्स है और एक्सट्रीम किस्म के उसके कंसर्न्स हैं। और बजाय इसके कि घर में वो अमन लेके आए
ये घर के लिए कुछ अच्छी चीजें करे तो वो खुद फैमिली के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से उसका घर एक डंजन बन गया है, एक प्रिजन, एक सेल, एक जेल बन गया है, कि मतलब सारे तंग हैं उसके अंदर। हजारों जाना भी चाहता है वहां से, लेकिन वो फिर भी उसको इजाजत नहीं है कि वो यहाँ से जा सके। कभी कभी वो घर से निकल जाता है, दौड़ जाता है, लेकिन उसके बाप को पता लग जाता है और वो अपने जो उसकी बाप की डोमिनियन है या उसकी जो एक टेरिटरी है, मींस कि वो उसके कंट्रोल में आ जाता है, ये उसको पकड़ लेता है। और फिर उसको वहां पे एक फिजिकल और एक वर्बल अब्यूज नजर आती है, उसको गालियां निकालता है, मारता है, उसको टॉर्चर करता है, बीटिंग करता है उसकी, क्योंकि वो नशे में होता है या परेशान होता है या सारे इल्जाम उस पर लगा रहा होता है। सो एक वायलेंस और हीरोइज्म की भी इमेजरी है, और ये एक बहुत क्लेवर यूज ऑफ इमेजरी हुआ है, क्योंकि टोन शिफ्ट होती है और हमें वायलेंस जो अजारों के घर में है, जो उसका बाप उसको मारता रहता है, उसको हेरोइज्म के तौर पे शिफ्ट दिया गया है कि उसका बाप जब फिर बॉक्सर बन जाता है तो उसी वायलेंस को वो फाइट्स में यूज करता है। तो अजारों का फादर जब डिसाइड करता है कि वो बॉक्सर बनेगा, तो उसका ये डिसीजन उसकी जो एक एब्यूसिव किस्म की आउटलेट ये नेचर है, यानी कि उसको एक रीजन मिल जाती है कि वो अपनी वायलेंस टेंडेंसीज जो है, ये उसका जो गुस्सा है वो कहाँ पे निकाले। तो उससे एक अजारों जो है इस चेंज को वेलकम करता है कि कम से कम अभी उसको तो मारनी पड़ेगी या उसको तो गालियां नहीं पड़ेंगी, और अभी उसके बाप को एक मीनिंग और एक पर्पस मिल गया है कि अब वो बॉक्सर बनना चाह रहा है। फिर अजारों थ्रू स्पिरिट्स अपने जिनों को बुला के और रूहों को बदरूहों को बुला के अपने बाप की ट्रेनिंग करवाता है, और ये हमें एक एलिमेंटल एक डांस सा नजर आता है, जिसमें रूहें, ये हमारे जो सोल्स हैं, ये एक साइकिक किस्म के एलिमेंट्स डांस कर रहे हैं, कि मींस एक हवा के अंदर मुक्के मारी जा रहा है ये अजारों का बाप, क्योंकि रूहें नजर तो आती नहीं और वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। और फाइनली एक प्रोडक्टिव किस्म की डायनामिक हमें नजर आए हैं, जिसमें फैमिली में एक स्ट्रेंथ नजर आई है और फैमिली की फेट इंप्रूव करती है कि वो बॉक्सर बन जाता है और उससे वो रूहों से भी लड़ लेता है, बदरूहों से भी लड़ लेता है, जिनों से भी लड़ लेता है, और फिर जुए के पैसे भी आना शुरू होते हैं। और फिर आप समझ लो कि वो ये समझते हैं कि ये जो एक स्पिरिचुअल किस्म की एक नेगेटिव किस्म की जो एक पावर या एग्जिस्ट कर रही थी, बेसिकली ये जो बॉक्सर है इसने अपनी उस फाइट में जो एक दूसरे बॉक्सर को हराया है, उसके पास भी स्पिरिचुअल पावर्स थी और उससे इसने गांव से तमाम मसले परेशानियां दूर कर दी हैं। नाउ वी लुक एट द लिटरेरी एलिमेंट्स यूज्ड इन द नॉवल द फैमिश्ड रोड। तो हम देखते हैं क्लाइमेक्स, स्टोरी में जो क्लाइमेक्स है उसमें कोई 3 सर वाली एक स्पिरिट है जो अजारों को फोर्स करती है कि वो उसको फॉलो करें और उसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लेके जाने की कोशिश करती हैं, और वो रिफ्यूज करता है। अजारों नहीं जाना चाहता और अजारों को गुस्सा आता है और वो रिफ्यूज करता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना। सो एक क्लाइमेक्स में ये हमें सीन नजर आता है। एलिमेंट ऑफ फोरशैडोइंग है इसके अंदर, तो एक जो पॉलिटिकल राइवलरी है बिटवीन द पुअर एंड द रिच, वो जो कैंपेनिंग हो रही है मडाम कोटो की, वो अपने बिजनेस को इंप्रूव कर रही है, तो ये एक हमें प्रिडिक्ट करती है, इंडिकेट करती है और सजेस्ट करती है कि एक पॉलिटिकल राइवलरी है बिटवीन द पुअर एंड द रिच। एल्यूजन्स हैं इस नॉवल में, रेफरेंसेस हैं, मेंशंस हैं, हिंट्स हैं, सजेशंस हैं, ये कनेक्शंस हैं। तो ये जो नॉवल है ये एक बिब्लिकल लजारस हमें नजर आता है प्रोटैगनिस्ट की शक्ल में, अजारों की शक्ल में, जो कि बार बार वापस आता है, रिसरेक्ट करता है, रिवाइव करता है मौत से। सो लैंड ऑफ डेथ से बार बार वो वापस आता है। जिस तरह के एक बार वो मर चुका होता है, उसकी फैमिली उसको दफना रही होती है, लेकिन फिर भी वो जिंदा हो जाता है और वापस आ जाता है। तो ये जो एक बिब्लिकल लजारस है, ये टेस्टामेंट ऑफ बाइबल है, और लजारस एक फिगर है जो कि गॉस्पेल ऑफ जॉन के अंदर जिसका जिक्र है, और ये इस तरह का रिफ्लेक्शन है जिस तरह की जीसस परफॉर्म कर रहे हैं वन ऑफ हिज मोस्ट सिग्निफिकेंट मिरेकल्स बाय रेजिंग लजारस फ्रॉम द डेड, मतलब किसी एक मुर्दा को जिंदा कर रहे हैं। तो ये चूंकि एक रिलीजियस एलिमेंट है तो मैं इसको ज्यादा टच नहीं करता, लेकिन आप नेट के ऊपर तलाश कर सकते हैं बिब्लिकल लजारस, तो आपको काफी डिटेल मिलेगी इसके बारे में। और ये एक कनेक्शन हमें शो करता है, ये एक इल्यूजन्स दिखाता है हमें कि जो पॉलिटिकल ट्रांजिशन है और ट्रांसफॉर्मेशन है 20th सेंचुरी की नाइजीरिया में, उसकी जो टेंशंस हैं वो 2 पॉलिटिकल अपोजिंग पार्टीज के दरमियान है। जैसे कि एक पार्टी मुल्क को गलत साइड पे लेके जाना चाह रही है, दूसरी अच्छी साइड पे लेके जाना चाह रही है। तो ये कनेक्शन दिया गया है कि वो जो अजारों है वो मर रहा है लेकिन फिर वो वापस आ रहा है इस दुनिया के अंदर। इस तरह की एक एसोसिएशन बनाई गई है। इमेजरी में अगर देखें, द मूनलाइट ऑफ द वॉइसेस बिकेम टू मल्टीपल एंड टू स्वीट for me to bear। ये जो टेक्स्ट है इसको हम पढ़ें तो इसमें एक इमेजरी नजर आती है। I felt myself breaking out into another space. Everywhere I looked, the spirits invaded me with their manifestations. The smell of flowers overpowered me. The songs wounded me with their relentless beauty. Seared by the agony of their melodies, I stumbled across a road and I suddenly saw them all, spirits in full bloom on a field of rainbows, bathing in the ecstasy of an everlasting love। तो ये इस पूरे टेक्स्ट के अंदर हमें इमेजरी नजर आती है। मूनलाइट, spirits wounded me with their relentless beauty, seared by the agony, spirits in full bloom, field of rainbows, bathing in ecstasy। तो ये जो है एलिमेंट ऑफ इमेजरी है एज ए लिटरेरी एलिमेंट।
Next is Metonymy and Synecdoche. As I hurried back in a fan seat that I saw the king of the road eating the dead rats and enjoying them. तो मेटोनमी जो होता है ये फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक वर्ड या फ्रेज होती है जो कि सब्स्टिट्यूट की जाती है एक और वर्ड और फ्रेज की जगह और वो बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं. सो बेसिकली एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट या आइडिया को रिप्रेजेंट किया जाता है एक ओरिजिनल आइडिया से. सो इस सेंटेंस में द किंग ऑफ द रोड ये एक मेटोनमी है. मतलब एक बंदा है जिसका कोई घर नहीं है, वो होमलेस है और आवारा घूमता रहता है, उसके पास जगह ही नहीं है रहने के लिए. तो वो बेसिकली होमलेस पर्सन है तो उसको हम ये कहते हैं वो किंग ऑफ द रोड है, मतलब कि वो तो घूमता रहता है सड़कों के ऊपर. जिस तरह के हमारे जितने ड्राइवर हजरात हैं तो हम कह सकते हैं कि मतलब उनका घर ठिकाना कोई नहीं है, वो मतलब अपने घर से निकले हुए हैं और कई कई महीने किंग ऑफ द रोड ही होते हैं, सड़कों पे ही होते हैं. और इसी तरह सिनेक्डोच एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द होल या वाइस वर्सा. मींस एक बहुत बड़ी बात बता के हम छोटी सी बात को रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं या एक बहुत छोटी सी बात बता के एक बड़ी बात को रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं. इसमें अगर हम देखें तो ईटिंग द डेड रैट्स एंड एंजॉयिंग देम, तो एक टर्म है जिसमें डेड रैट्स एक एग्जांपल है सिनेक्डोच के तौर पे, और डेड रैट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक ब्रॉडर आइडिया को, एक अनडिजायरेबल और एक रिपल्सिव किस्म का एक आइडिया है कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है और उनको मतलब कि ये चूहे खाने पड़ रहे हैं मरे हुए. और फिर पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है जो ह्यूमन क्वालिटीज को और कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एट्रीब्यूट करते हैं नॉन ह्यूमन एंटिटीज के साथ और ऑब्जेक्ट्स के साथ. तो ये एक बिल्कुल तमाम फिगर ऑफ स्पीच की एक अलग से वीडियो मैंने चैनल पे बना के लगाई है, आप उसको देखेंगे तो आपको उसमें एक एक चीज विद एग्जांपल समझ आएगी. तो इसमें सेंटेंस में द चेयर क्लैटर्ड ऑन द फ्लोर एंड द विंडो फ्लेव ओपन, इसमें भी चेयर और विंडो इनको ह्यूमन लाइक एक्शंस की क्वालिटीज दी गई. मतलब चेयर्स क्लैटर नहीं कर सकती लिटरली और विंडो फ्लाई ओपन नहीं हो सकती, तो इसको पर्सोनिफाई किया गया. सो फर्स्ट कोट इज द लॉ इज सिंपल, every experience is repeated or suffered till you experience it properly and full the first time. इसको अगर हम डिस्क्राइब करें तो अजारो जो है ये एक रीइंफोर्स्ड किस्म की एक नेचुरल ऑनगोइंग है, ये फिनोमेना है, ये लॉ है जिसको एक्सपीरियंस करता है. और वो लॉ गवर्निंग लॉ ऑफ द सोसाइटी है कि सोसाइटी इसको किस तरह परसीव कर रही है अजारो एक स्पिरिट चाइल्ड को. और इस कोटेशन में डिस्क्राइब किया गया है कि एक पीस मेकिंग प्रोसेस है कि पीस यकदम नहीं मिलेगा आपको मसले परेशानियों से गुजरना पड़ेगा, सौतें बर्दाश्त करना पड़ेगी, टेंशन्स कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, केओस होगा, उसमें हेल्पलेसनेस होगी, होपलेसनेस होगी, लेकिन आप स्टेडफास्ट रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे तो फिर पीस आएगा. सो जो अजारू है ये अबीको चाइल्ड बहुत बोल्डली तमाम लाइफ के एक्सपीरियंसेस को फेस करता है और इफेक्ट्स को डिनाई नहीं करता और तमाम पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस जो हैं उनमें से ये गुजरता है. और वो खुद इंटरेस्टेड है अमन के लिए अपनी लाइफ से वो, और वो तमाम जो फोर्सेस हैं उनके साथ फाइट करता है जो कि उसको गवर्न कर रही है, उनके साथ अडेप्ट करता है, उनके साथ अटैच रहता है और फिर वो प्रोग्रेस करता है हायर लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग की तरफ. और फिर एक स्टेज आती है जिससे अमन आता है. मींस के बगैर मुशक्कत के, बगैर सौतों के, बगैर परेशानी के, देयर इज नो शॉर्टकट टू पीस एंड सक्सेस. नेक्स्ट कोट इज when human life is deeper than the ocean, strange fishes and sea monsters and mighty plants live in the rock bed of our spirits. The whole of human history is an undiscovered continent deep in our souls. There are dolphins, plants that dream, magic birds inside us, the sky is inside us, the earth is inside us. तो बेसिकली इंसान ही है जिसके अंदर पूरी एक दुनिया है. सो एक अनयूजुअल किस्म का एक्सपीरियंस है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, और अजारू जो है कम्युनिटी के अंदर एक इंटरेस्टिंग किस्म का पर्सपेक्टिव लेके आता है और नेचर ऑफ द ह्यूमन सोल जो है उसको हमें एक्सप्लोर करवाता है. और वो बिलीव करता है कि हर बंदा जो है उसके अंदर एक अनरीचेबल डेप्थ है और हर बंदे की अपनी एबिलिटीज हैं, उसके पोटेंशियल्स हैं, और उसका जो कनेक्शन है स्पिरिचुअल और नेचुरल वर्ल्ड के साथ, ये दोनों जो फेसेस हैं वो उसको डिफरेंट बनाते हैं. और वो एज एन इंडिविजुअल एक एंटायर कलेक्टिव ह्यूमन एग्जिस्टेंस के अंदर टैप इन करता है और उसके अंदर घुसता है. वो तो वो सिर्फ अपने ज़हन से दुनिया को नहीं देखता और अंडरस्टैंड नहीं करता और पार्टिसिपेट नहीं करता, वो पूरी लाइफ को इन दी कम्युनिटी एक्सपीरियंस करता है. और फिर वो कहता है कि हम ही हैं वो सब, कि हम अनडिस्कवर्ड कॉन्टिनेंट हैं और हमारे सोल्स एक डीप ओशन है और हमारे अंदर मैजिकल बर्ड्स हैं और हमारे अंदर प्लांट्स ऑफ ड्रीम्स हैं और हमारे अंदर आसमान है और हमारे अंदर जमीन है और सब कुछ जो है वो हम ही हैं. So next quote is a dream can be the highest point of a life. So dream का बार बार जिक्र आया है. So ये एक मैक्सिम है जो सिग्निफिकेंस देती है कि अजारों के बाप के ड्रीम्स हैं. अगर वो बॉक्सर बनने का ख्वाब नहीं देखता तो वो कैसे मशहूर होता, और वो अजारों के बाप से ब्लैक टाइगर कैसे बनता. तो ये जो एक बूढ़ा शख्स है वो रेसलिंग करता है डार्क स्पिरिचुअल फोर्सेस के साथ और जख्म उसको लगते हैं और चोटें लगती हैं और वो स्पिरिचुअली और फिजिकली डैमेज होता है.
और फिर बीमार होता है, उसको जख्म आते हैं और बिल्कुल एक इनएक्सप्लिकेबल किस्म की डिप्रेशन से और एक मिस्टीरियस और बिजार किस्म की और स्ट्रेंज किस्म की जो उसकी डिप्रेशन है उनसे वो गुजरता है। और एक स्पिरिचुअल वॉरियर बन के वो सीखता है कि ख्वाब की असल ज़हनी हकीकत क्या है या उसकी रैशनल वैल्यू क्या है। और फिर वो जो है, जो उसकी स्लीपीनेस थी या वो सोया हुआ था, जब वो पहले उसकी कॉन्शियस उस तरह काम नहीं कर रही थी, तो अभी वो जाग चुका है और वो तमाम कॉन्सिक्वेंसेज जो उसने फेस किए हैं अपने जागने पे उसको एहसास हो रहा है कि वो कितनी प्रॉब्लम से गुजरा है। सो मीन्स कि ड्रीम्स जो हैं वो आपकी पैशंस में कन्वर्ट होते हैं, और अगर आप ख्वाब देखना छोड़ देंगे तो मीन्स इसका मतलब आपकी सक्सेस से प्रोग्रेस छूट जाएगी। सो द ड्रीम can be the highest point of a life. So this is last quote that we discuss. A man must be able to hold his drink because drunkenness is sometimes necessary in this difficult life. तो ये एक प्रोनाउंसमेंट है अज़ारू के बाप की जो हमें रिवील कर रही है उसकी इनसाइट्स कि एक ट्रबल्ड लाइफ है गांव के अंदर। तो कहता है कि जब बिल्कुल एक इतनी ट्रबल्ड लाइफ होगी तो फिर आपको शराब के नशे से एस्केपिज्म की तरफ बेसिकली वो जान छुड़ाना चाह रहा है टेम्परेली इस दुनिया से और इस दुनिया के मसाइल से। तो लोग जो हैं वो बहुत ऑप्रेस्ड हैं, बहुत मसाइल में हैं और वो अपनी जिंदगी की एक जंग लड़ रहे हैं फैमिलीज के अंदर भी और रोजाना की बुनियाद पे चैलेंजिंग और स्ट्रगलिंग लाइफ है उनकी। और अनफॉर्चुनेटली मतलब अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि वो अपनी जो इंटरनल लाइफ्स है ना उनके पास कभी इतने मसाइल होंगे और ना उनके पास कभी इतनी एनर्जी होगी और ना उनके पास इतना टाइम होगा कि वो उसको चेंज कर सके। तो वो कहता है कि इसमें शराब जो है वो बड़ी जरूरी है और शराब के बगैर जिंदगी नहीं गुजर सकती। मतलब कि वो जिस तरह कहते हैं ना कि सूटा लगा के जितनी भी परेशानियां हैं और जितने भी दुख हैं उनको राख की तरह जमीन पे गिरा दो और उसके बाद जितने मसले बन जाते हैं वो धुएं की तरह आसमान में उड़ा दो। सो वो डील नहीं करना चाहता इन मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन्स के साथ और वो थक चुका है, उसके पास टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है। और फिर अज़ारू के बाप जो है वो ये है कि वो कहते हैं कि चले शराब पीते हैं और फिर नशे में चले जाते हैं और फिर एक हमें थोड़ी देर के लिए एस्केपिज्म मिल जाएगा और हम थोड़े से इन परेशानियों से और इन मसलों से एक अलग दुनिया में चले जाएंगे। सो जेंटलमैन, दिस वाज ऑल अबाउट द फेमिश्ड रोड बाय बेन ओक्री। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर लिसनिंग।